तो आज हम बात करने वाले हैं कोरियन सीरीज की जिसका नाम है गुड जॉब और ये एक मिस्ट्री कॉमेडी रोमांस फैंटेसी ड्रामा है जो कि आपको काफी पसंद आने वाला है। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल को जिनका एक बेटा था और हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए एक हार लेकर आता है और उस हार के कारण उसकी वाइफ का मर्डर कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं उसी लड़के को जो बड़ा हो चुका होता है सियोन यू, जो एक बहुत अमीर सीईओ है, लेकिन उसका एक ही मकसद होता है अपनी माँ का चोरी हुआ कीमती हार ढूंढना। अब उसे खबर मिलती है कि वो हार 20 साल बाद एक सीक्रेट ऑक्शन में दिखा है। इस हार का नाम है क्यून्स टीयर्स। यहाँ पे उस हार के लिए बोलियां लगाई जा रही थी। सियोन यू आता है यहाँ पर एक बूढ़े आदमी का भेष बनाकर। उसे सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं। सियोन उस सिक्योरिटी को यहाँ पे गिरा देता है और वो अपने माइक के जरिए सबको अलर्ट कर देता है। यहाँ पे वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स की जमकर धुनाई करता है और फिर डाटाबेस चेक करता है ताकि हार का पता कर सके। इस काम में उसका दोस्त जिन्मो उसकी हेल्प कर रहा था। तभी सियोन वो देखता है कि इस कैबिन में एक लड़की अपने कुत्ते के साथ आती है, शायद यही ऑक्शन करवा रही हो। ये लड़की सीईओ थी। उसका डॉग ही सियोन को देख लेता है और सियोन को डॉग पसंद थे तो वो उसके साथ खेलने लगता है और मजबूरी में बाहर आ जाता है। वो बाहर आके उस लड़की से उस हार के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती बल्कि बंदूक निकाल के उसके ऊपर तान देती है। जैसे ही वो गोली चलाने वाली होती है देखती है कि उसमें तो बुलेट ही नहीं है क्योंकि सियोन ने वो पहले ही निकाल ली थी। सियोन वो देख लेता है उस डॉग के गले में कोई लॉकेट है। वो उस डॉग को उठाकर बाहर लाता है और उसके गले से वो निकाल लेता है। उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड था। फिर हमारी मुलाकात होती है सेरा से, जो कि अपने स्कूटर से डिलीवरी का काम करती है। तभी वो यहाँ लगे नोटिस बोर्ड पर एक चोर की फोटो देखती है जिस पर इनाम भी था। वो उसकी फोटो खींच के रख लेती है और सारे सिक्योरिटी गार्ड सिंबू का पीछा कर रहे होते हैं। उसका दोस्त उसके लिए वहाँ बाइक खड़ी कर देता है, लेकिन वो ट्रक के पीछे होती है तो सिंबू को दिखाई नहीं देती और वो सेरा की स्कूटी को वही समझकर उठा ले जाता है और तभी सेरा भी उसका पीछा करने लगती है। जैसे तैसे करके वो अपने दोस्त की वैन तक पहुँच जाता है। उसका दोस्त जब स्कूटी देखता है तो हैरान होता है क्योंकि वो तो उसने भेजी ही नहीं थी, उसने तो उसके लिए बाइक भेजी थी। उसके बाद सियोन वो अपने दोस्त से उस लड़की का स्कूटर वापस करने के लिए कहता है। जिन्मो उसे ले जाकर वहीं खड़ा कर देता है और कुछ पैसे भी रखता है, लेकिन वो हेलमेट लाना यहाँ भूल जाता है और सेरा यहाँ से गुजरते हुए अपना स्कूटर देख लेती है और वो उस पैकेट में पैसे देखकर भी काफी हैरान होती है। फिर सियोन वो उस मेमोरी कार्ड को चेक करता है जिसके अंदर काफी सारा चोरी का सामान था। दूसरी तरफ सेरा एक कसीनो में वेट्रेस का काम कर रही थी और वो सब पर नजर रख रही थी कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से चीटिंग कर रहा है और इन सब चीजों की रिपोर्ट वो सिक्योरिटी को देती रहती है। सेरा के पास एक टैलेंट है, वो अपनी नजरों के जरिए बहुत बारीक से बारीक चीज भी दे सकती है, यानी कि उसकी आई ईगल आई है। लेकिन जब भी वो उसका ज्यादा इस्तेमाल करती थी तो उसे चक्कर आने लगता था। तभी यहाँ पे मौजूद सेरा उसी चोर को भी देख लेती है। तभी इसके बगल में सियोन भेस बदल के आता है और उससे बातें करने लगता है। सेरा इन दोनों को देख रही होती है। कांगचुल भी भागने की कोशिश करता है लेकिन सेरा इन दोनों को पकड़ लेती है और एक रूम में लॉक कर देती है। सेरा तो उस चोर को देखकर खुश होती है कि उसके लिए उसे 5 मिलियन वॉन मिलने वाले हैं और सेरा फिर सुनवो को देखती है। उसे उसके गेटअप पर शक होता है और वो उसकी नकली दाढ़ी मुझे निकाल देती है। सेरा पुलिस को कॉल करती है और बाहर खड़ी होकर हंस रही होती है। वही अंदर सुनवो उस चोर से उस हार के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। सुनवो उसे ऑफर देता है कि वो उसकी जान पुलिस से बचाएगा अगर वो उसका साथ देगा तो। इसके बाद सुनवो अपने दोस्त को कॉल करता है और उसका दोस्त बाहर आके नाटक करता है। सेरा देख के डर जाती है और उसकी मदद करने जाती है और अंदर से सुनवो अपनी रिंग के जरिए उस दरवाजे को खोल देता है। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और उसका दोस्त भी उठ के वहाँ से चला जाता है। सेरा उस चोर और सुनवो को भागते हुए देख लेती है। सेरा और बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स उन दोनों को पकड़ते हैं। ये दोनों फिर ऊपर पहुँच जाते हैं और छत पे आने पर सुनवो उससे उस हार के बारे में पूछता है। वो उसे बता देता है कि उसने उसे एक एक्ट्रेस के घर से चुराया था। छत पर सेरा भी आ जाती है और अपनी जेब से एक डिवाइस निकालती है। सेरा उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन सुनवो चोर की शर्ट पकड़कर भागने लगता है, लेकिन चोर तो अपनी शर्ट उतार देता है। सुनवो कहता है कि मैं तो तेरी जान बचा रहा था और वो अकेले ही जाकर छलांग लगा देता है। उसने कूड़े के ट्रक पर छलांग लगाया था जो कि उसका दोस्त ही चला रहा था और पुलिस पकड़ के उस चोर को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन हम सेरा को देखते हैं उसकी फ्रेंड की बेकरी पर। इन्होंने ये बेकरी नई स्टार्ट की थी और उसके ऊपर की मंजिल पर सुनवो अपने दोस्त के साथ था। सेरा की दोस्त कहती है कि क्यों ना हम अपनी बेकरी का सामान पहले लोगों को दें, तो वो ऊपर जाते हैं उन्हें अपना बेकरी का सामान देने के लिए। वो दोनों बाहर से बताते हैं कि हम आपको सैंपल देने आए हैं और ये दोनों अंदर कैमरे से उन्हें देख रहे होते हैं। फिर सेरा की दोस्त उसे बाहर रख के चली जाती है और जब भी दोनों नीचे आते हैं तो देखते हैं कि जिन्मो के नाम का एक पार्सल आया है। तभी सेरा की दोस्त उस पार्सल को वहाँ पहुँचाने के बारे में सोचती है और दोनों उठाने लगते हैं। वही अंदर जिन्मो देखता है कि ये दोनों
दोनों लड़कियां उस पार्सल को उठा रही है। उसमें उसका बहुत कीमती सामान था, लेकिन लाते हुए पार्सल उनके हाथ से छूट जाता है। चिन्मो तो उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है। सोनवो उसको रोकता भी है, लेकिन वो भागती हुई बाहर आ जाता है और वो अंदर से हेलमेट पहन के आता है। चिन्मो जल्दी से अपना पार्सल उठाता है। सेरा की दोस्त देखती है चिन्मो के पैर पे उसका केक फंसा हुआ है। देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। चिन्मो यहाँ पे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन सेरा तो अपना हेलमेट पहचान जाती है। उसे लगता है कि ये वही चोर है जिसने उसकी स्कूटी चुराई थी। ये दोनों जब यहाँ से निकल जाते हैं तो सेरा भी इनका पीछा करती है। सोनवो और चिन्मो उस एक्ट्रेस के घर पे जाते हैं और सेरा भी अपनी नजरों से सब देखती है। सेरा यहाँ पे पुलिस को कॉल करती है और सोनवो जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि बेड पे बहुत सारा खून गिरा हुआ है और हर जगह खून ही खून है। सेरा भी ये सब नजारा देख लेती है और तभी यहाँ पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और जाते जाते वो सेरा को देख के समझ आता है कि इसी ने कॉल किया होगा। यहाँ पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन सोनवो कहता है कि वो मेरी कंपनी के लिए मॉडलिंग करती है, मैं उससे सिर्फ मिलने गया था और कुछ नहीं। इतने में यहाँ पे जिन्मो आ जाता है उसका लॉयर बनके और कहता है कि पुलिस के आने से 5 मिनट पहले वो उस घर में गया था और सोनवो के कपड़ों पर कोई खून भी नहीं लगा हुआ है, जबकि कमरे में इतना सारा खून था। अब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था तो वो उसे छोड़ देते हैं इन्वेस्टिगेशन में दोबारा आने का कह के। इसके बाद सेरा टीवी न्यूज देखती है और तब उसे सोनवो के बारे में पता चलता है कि वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। इसके बाद वो अपनी दोस्त किम के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। तभी उसका मकान मालिक कॉल करता है और उसे जगह खाली करने के लिए कहता है और वो मकान मालिक कोई और नहीं बल्कि जिन्मो ही होता है। और सेरा को काफी गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो गुस्से में सीधे जिन्मो के पास ऊपर पहुंच जाते हैं। सीसीटीवी पर ये दोनों उसे देख लेते हैं। सुन वो जिन्मो से सेरा से बात करने के लिए कहता है और वो तो यहाँ पे आके भड़क जाती है कि मेरी फ्रेंड ने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है, वो सबको फ्री में सैंपल दे रही थी और आपको भी देने आई थी और आप हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। इतने में सुन वो बाहर आ जाता है और कहता है कि हम तुम्हें 6 महीने का किराया देने को तैयार है, तुम ये जगह अभी खाली कर दो। लेकिन सेरा उससे माफी मांगती है कि मैं आपकी असलियत नहीं जानती थी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। और वो कहती है कि आपके जाने से पहले एक आदमी उस घर से बाहर निकला था। ये सुनकर वो पूछता है कि कौन था वो। सेरा उससे डील करती है कि अगर आप बेकरी खाली नहीं करवाएंगे तो मैं और डिटेल्स आपको दूंगी। सियनवू यहाँ पे मान जाता है। अब सेरा उन्हें उस जगह पर ले जाती है, लेकिन ये जगह तो उसके घर से बहुत दूर है। वो कहता है कि तुमने इतनी दूर से उसे कैसे देख लिया, तुम हमें पागल समझती हो क्या। वो कहने ही वाली होती है कि मेरी आंखों में ऐसी शक्ति है, लेकिन बीच में रुक जाती है। वो उन्हें उस जगह ले जाती है, लेकिन यहाँ पर तो एक दीवार होती है। अब ये दोनों तो उसकी एक भी बात नहीं मानते, लेकिन तभी सेरा सीसीटीवी कैमरा देखती है और कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इस सीसीटीवी को चेक कर लो। अब जिन्मो एक हैकर है तो वो सीसीटीवी के सिस्टम को हैक करके उसका फुटेज देख लेता है और जैसा सेरा ने कहा था वो सब कुछ सच था। वो उस कार का नंबर भी निकालते हैं और उसे सर्च करने पर उन्हें उस कार का ओनर भी मिल जाता है। इसके बाद ये दोनों सेरा को यहाँ पर छोड़ के अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं और तभी सेरा को गुस्सा आता है और वो पुलिस को कॉल करती है, आवाज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं कि उसने दोबारा पुलिस को कॉल करके परेशान करने की कोशिश की तो वो उसे जेल में डाल देंगे। वो तुरंत फोन काट देती है। तभी रास्ते में जिन्मो सुनवो से कहता है कि वो लड़की सेरा हमारी मदद कर सकती है, हमें उसे अपने साथ रखना चाहिए। इसलिए वो लोग वापस जाते हैं और सेरा को अपने साथ लेकर आते हैं। सुनवो से कहता है कि मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ, एक डिटेक्टिव के तौर पर। सेरा भी मान जाती है। इसके बाद ये लोग एक कंपनी में जाते हैं और वहाँ जाकर एक मैनेजर से मिलते हैं। वो उसे उसी की एक फोटो दिखाता है और वो मैनेजर उस आदमी के बारे में बोलता है कि ये आदमी उस आर्टिस्ट का पीछा करता था, यहाँ तक कि उसने फेक वीडियोस भी बनाई थी और उसकी वजह से वो मॉडल डिप्रेशन में भी थी। फिर वो उससे हार के बारे में पूछते हैं कि क्या उसने होरा को हार पहने हुए देखा था, लेकिन वो मना कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस भी उस रात की वीडियो देखती है और पुलिस को उस आदमी के बारे में पता चलता है और उस आदमी के खिलाफ घरेलू हिंसा के भी काफी मामले थे। फिर वो इस मॉडलिंग एजेंसी के बॉस से मिलते हैं, क्योंकि वो मॉडल इसी के लिए काम करती थी। वो उससे उस नेकलेस के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता। वो कहता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था और वो दोनों रात को क्लब में जाते थे और वो उन्हें क्लब का नाम बताता है। ये तीनों उसी क्लब में पहुंच जाते हैं। सेरा एक मॉडल बनके यहाँ पे आती है और सुनवो से एक बहुत सुंदर ड्रेस देता है। सुनवो तो उसे देखता ही रहता है। वो उसे एक नेकलेस बनाता है जो उस पर काफी अच्छा लगता है। फिर सेरा एक और मॉडल के साथ क्लब में जाती है। यहाँ पर एक आदमी उस मॉडल को फोर्स करने की कोशिश करता है और एक बॉटल तोड़कर उसे धमकाने लगता है। सेरा को काफी गुस्सा आता है और वो उस पर सारा गुस्सा उतारती है, लेकिन फिर वो उल्टा सेरा से ही फ्लर्ट करने लगता है। तभी जैसे यहाँ से सेरा भागती है, सुनवो से टकरा जाती है, क्योंकि जिन्मो ने सब कुछ बता दिया था कि यहाँ पे सेरा के साथ क्या हो रहा है। वो उसे कहती है कि हमें एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा था और उसकी शर्ट में कैमरा है। सुनवो चौंक जाता है कि आखिर इसे इतनी बारीकी से कैसे पता। सुनवो गुस्से में जाके उसका शर्ट पकड़ता है तो उसमें से कैमरा निकलता है। सेरा अपनी टांग अड़ा के उसे गिरा देती है और हमें पता चलता है कि ये तो उस आर्टिस्ट का मैनेजर है। और पूछने पर वो बताता है कि ये सब उसने अपने बॉस के कहने पर किया। उसका बॉस ऐसे ही आने वाली मॉडल्स की वीडियो रिकॉर्ड कराता है। फिर हम उनकी वीडियो बनाकर हमारी कंपनी में मॉडलिंग करने
के लिए उन्हें फोर्स करते हैं। इसके बाद सोनभूसी के फोन से उसके बॉस को मैसेज पड़ता है कि हम पकड़े गए, सारे एविडेंस मिटा दो। बॉस वहाँ भी परेशान होता है। वो मेमोरी कार्ड निकालता है कि इतने में सब यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यही था इनका प्लान। इन्हें देखते ही वो मेमोरी कार्ड अपने मुंह में डाल लेता है। सब बहुत कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं होता। सेरा पीछे से आती है और उसको पकड़ के किक मारती है, तभी उसके मुंह से चिप निकलती है। और यहाँ पे जिन्मो और सुनवू सेरा का टैलेंट देख के हैरान होते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर सेरा के बताए हुए कार नंबर को चेक करते हैं। उसके अंदर कई वेपन्स होते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों उस मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड्स वीडियो को देखते हैं जिसमें वो आर्टिस्ट किसी के साथ बात कर रही होती है। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट होता है जिसे सेरा देख पाती है अपनी ईगल जैसी आई से। और उसके पीछे से एक आदमी निकलता है जिसके बैग पे की चैन लगा था और कहते हैं कि उस दिन उसके घर से जो आदमी निकला था उसके बैग पर भी की चैन था। यहाँ तो ये दोनों हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी बारीकी से कैसे देख सकती है इतना जूम करके, लेकिन सेरा बहाना बनाती है कि उसे घर जाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और सुनवू से अपना नेकलेस मांगता है तो वो सोचती है कि ये इतनी छोटे से नेकलेस को पता नहीं कितना भाव दे रहा है। वो नेकलेस उतार के देती है तो वो उसे बहुत संभाल के रखता है और कहता है कि इसकी कीमत जानती हो, ये 10 करोड़ का है। सेरा ये सुन के शॉक्ड हो जाती है कि वो इतनी देर से इतनी महंगे नेकलेस को अपने गले में पहन के घूम रही थी। फिर वो घर आती है और किम यहाँ पे सेरा का ड्रेस देखकर चौंक जाती है। कहती है कि ड्रेस तो बहुत अच्छा है, इसका दाम 1 लाख से तो कम नहीं होगा। ये सुन के सेरा फिर से चौंक जाती है क्योंकि 1 लाख तो उसके 6 महीने की कमाई है। दूसरी तरफ सियोनवू को भी शक हो रहा था कि सेरा के पास कुछ तो पावर है। अगले दिन वो सेरा के अपार्टमेंट से 1 किलोमीटर की दूरी पर छत पर टेलीस्कोप लेके खड़ा हो जाता है और सेरा को कॉल करता है। फिर उसे छत पे बुलाता है और कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे पास दूर की चीजों को देखने की पावर है। वो इतनी दूर से उसे देख भी लेती है। वो एक बोर्ड उठाकर दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिख रहा हूँ ना, लेकिन सेरा कहती है कि कहाँ दिख रहे हो, ना मुझे तुम दिख रहे हो ना तुम्हारे हाथ की चीज। सियोनवू कहता है पकड़ी गई, मैंने बताया ही नहीं कि मेरे हाथ में कुछ है। इतने वो नीचे गिरने का नाटक करता है तो सेरा कहती है कि अरे अरे ठीक से खड़े रहो, मरने का इरादा है क्या तुम्हारा। अब सियोनवू कहता है कि अब तो तुम पकड़ी गई हो, यानी कि तुम्हारे पास वो पावर है जिसका मुझे शक था। दूसरी ओर सियोनवू की कंपनी को देखते जहाँ पे उसका सेक्रेटरी उससे कुछ साइन लेने आया था, लेकिन सियोनवू अपने ऑफिस में होता ही नहीं है। सियोनवू और जिनवू उस वीडियो में देख रहे होते जो ब्रेसलेट उस आर्टिस्ट ने पहना था वही उसके कातिल ने भी पहना था। अब इनको इस ब्रेसलेट के बारे में और पता लगाना होगा। आखिर में वो सेक्रेटरी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इस वजह से जिनवू के घर में अलार्म बजने लगता है। असल में सुनवू ने ऐसी सेटिंग करके रखी हुई थी कि अगर कोई उसका दरवाजा खोलेगा तो वो जिनवू के घर आ सकेगा। वैसे ये एक सीक्रेट है जो सिर्फ सुनवू ही जानता है, इसलिए उसने उस दरवाजे के लिए ऐसा अलार्म सेट करके रखा हुआ है कि अगर कोई उसे खोलने की कोशिश करे तो वो अलार्म बज जाए। इसी बीच सेक्रेटरी घबरा जाता है। उसको लगता है कि शायद सुनवू उस कमरे में बंद है और वो उसे तोड़ने लगता है, लेकिन तभी ऐन वक्त पर सुनवू वहाँ पे आ जाता है और वो सेक्रेटरी गिर पड़ता है। सेक्रेटरी कहता है कि सर मुझे आपकी साइन चाहिए थे और वो साइन करते हुए नोटिस करता है कि सेक्रेटरी ने भी उसी टाइप का ब्रेसलेट पहना हुआ है जो होरा और उसके कातिल ने पहना हुआ था। अब वो उससे पूछता है कि सुनो ये ब्रेसलेट तुमने कहाँ से लिया। वो कहता है कि मैं एक हॉस्पिटल में गया था जहाँ मैंने चाइल्ड केयर फाउंडेशन को डोनेशन दी थी, तब उन्हीं लोगों ने मुझे ये ब्रेसलेट दिया था। और तो और होरा भी वहाँ पर आई थी और उसे भी ऐसा ही ब्रेसलेट दिया था उन लोगों ने। ये जानकर वो सेक्रेटरी को वहाँ से भेज देता है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। इसके बाद वो जिनवू के पास जाता है और जिनवू से रिसर्च करके बताता है कि उस कातिल का एक बेटा है जिसे कोई जानलेवा बीमारी है और उस हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ था। अब दोनों उस हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ से कोई क्लू जरूर मिलेगा। दूसरी ओर पुलिस को उस कातिल की कार से कुछ वेपन्स और दूसरे एविडेंस मिले थे, तो इनमें उन हॉस्पिटल के कुछ कागज होते हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो भी उस हॉस्पिटल में जाते हैं। अब यहाँ पे जिनवू और सुनवू बाहर जाने ही वाले होते हैं कि नीचे शोर शराबा सुनाई पड़ता है। वो देखते हैं कि किम अपनी बेकरी के प्रमोशन के लिए बाहर बन और केक्स का स्टॉल लगाकर खड़ी हो रखी है और सभी को फ्री में बांट रही है। जिनवू कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, ये मेरा घर है कि मार्केट। वो वहाँ जाता है और किम उसे एक बन पकड़ा देती है और जिनवू कहता है कि मैंने तुम्हारी बेकरी के लिए जगह दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ तुम मेला लगाओ। लेकिन किम गुस्सा नहीं होती और बहुत ही शांति से बात करती है। अब जिनवू ऑलरेडी गुस्से में था तो वो वन को नीचे फेंक देता है और किम भड़क जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा वन नीचे फेंकने की। जिनवू जाते जाते एयर डॉल को गिरा देता है। वो बार बार उसे खड़ा करता है लेकिन बार बार वो गिरता है और ये देखकर किम और भी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उस डॉल की जगह पर जिनवू खड़ा हुआ है, उस डॉल की तरह डांस कर रहा है और उसके आसपास कई सारे बच्चे हैं। किम ने उसे बहुत डांटा और डॉल की जगह उसे खड़ा कर दिया। ये देखकर बेकरी के अंदर बैठी हुई सेरा, किम और उनकी एक और फ्रेंड काफी हंस रही होती है। उस लड़की का नाम हांसू होता है। उसके पास एक मैसेज आता है। हांसू वहाँ से निकल जाती है और फिर एक दुकान में जाकर अपने दोस्त को देखती है और फिर उस दुकानदार से कहती है कि मेरी दोस्त अपना कार्ड लाना भूल गई और उससे माफी
माफी मांगती है और वो आदमी कहता है कि अगर वो तुम्हारी दोस्त नहीं होती तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता। उसकी फ्रेंड लियोन उससे नाराज होती है। हांसू के पास जितने पैसे होते हैं वो उसे दे देती है। उसके बाद हम सेरा को देखते हैं जो सुनवो के पास आती है उस ड्रेस को लौटाने के लिए, लेकिन वो उस ड्रेस को लेने से मना करता है। उसके बाद ही तीनों लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। जब यहाँ पे सुनवो एक लड़की को देखता है और उसकी फोटो देखकर जिन्हो से कहता है कि इस लड़की के बारे में पता लगाओ, और वो देखते हैं कि पुलिस वाले उस हॉस्पिटल में पूछताछ करने आए होते हैं। उनको देखकर ये लोग छुप जाते हैं। पुलिस वालों को पता चलता है कि उस चोर के बेटे को डिस्चार्ज कर दिया गया है और हम जंग मिनसू को देखते हैं वो अपने बेटे को बहुत मारता था और उसका बेटा बहुत परेशान था। अभी दोनों हॉस्पिटल के एक बच्चों के कमरे में जाते हैं। यहाँ पर कुछ फोटोज होती है जिसे सुनवो खींच कर जिन्मो को भेजता है और वो पता करने के लिए कहता है कि ये हो रहा है या कोई और, पता करके बताओ। फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं। ये सेरा को पेशेंट बनाकर यहाँ एडमिट करते हैं, लेकिन जिन्मो एक शेयरिंग रूम बुक कर लेता है ताकि यहाँ वो सबसे पूछताछ कर सके। यहाँ पे एक औरत आके इन दोनों को बहुत परेशान करती है, इनसे काफी सवाल पूछती है और इन दोनों को पति पत्नी मान लेती है। तभी पीछे से किम सेरा को कॉल करती है और वो औरत वो कॉल उठाती है और कहती है कि आपकी फ्रेंड को कोई बीमारी है, और किम की तो हालत खराब हो गई थी। वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाती है। अब सेरा और सुनवो यहाँ पे क्लू ढूंढने लग जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक नर्स आई है जो दिखने में इनोसेंट लगती है। सुनवो भी डॉक्टर का कोट पहन के उससे उस बच्चे के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो लड़का तो कब का डिस्चार्ज हो गया और वो बड़ी चालाकी से उससे अपनी पूछताछ करता है। वहीं सेरा की दोस्त जैसे ही अंदर जाने लगती है जिन्हो बाहर से उसे देख लेता है। वो उसे रोकता है लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसके हाथ में एक मिल्क की बोतल होती है, वो उसे पी लेता है। उसको पीते ही वो जमीन पे गिर जाता है। फिर वो सेरा को कॉल करके बताती है। वो हैरान हो जाती है कि जिन्हो इमरजेंसी रूम में है। यहाँ पे जिन्हो का चेहरा काफी फूल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे मिल्क से एलर्जी थी। सेरा और सुनवो भी यहाँ पे आ जाते हैं। किम उससे यहाँ आने की वजह पूछती है तो वो बताती है कि वो एक मिशन पे है। अब सुनवो भी रात में सेरा के साथ हो जाता है। सेरा सुबह जमीन पर मिलती है और सुनवो उसके बेड पर। सब लोग इन्हें देख के हैरान होते हैं। सुबह जब सुनवो की आँख खुलती है तो वहाँ पे मौजूद लेडी उसे डांटने लगती है कि वो सेरा की जगह पे सो रहा था। फिर सेरा के लिए खाना आता है। वो कहती है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं इसे नहीं खा सकती। फिर वहाँ पे मौजूद लेडी का पति सुनवो से कहता है कि तुम अपनी बीवी को खाना खिलाओ, तो वो उसे अपने हाथ से खिलाता है। तो सेरा को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब सेरा बाहर आती है तो वहाँ पे मौजूद नर्स के पास भी वो वही किचन देखती है। ये बात वो सुनवो को बताती है। वहीं सुनवो का पीछा उसका सेक्रेटरी कर रहा था क्योंकि उसने उसे देख लिया था। वो उससे बच के भाग रहा होता है। फिर वो सेरा को देखता है और उसे गले लगा लेता है। तो उस सेक्रेटरी को यकीन हो जाता है कि ये तो सुनवो नहीं हो सकता। इसके बाद सुनवो और सेरा पार्क एंजियो का पीछा करने लगते हैं और जिन्हो पार्क एंजियो की कार को खोलता है और उसमें देखता है कि कार की डिक्की में एक पिंक सूटकेस है। वहीं पर सेरा और सुनवो पार्क एंजियो को वहाँ पे फोन पे बात करते हुए देखते हैं। उसके जाने के बाद वो दोबारा से उस नंबर को डायल करते हैं। पार्क एंजियो उन्हें देख लेती है और उन्हें देखकर भागने लगती है। ये दोनों उसका पीछा करते हैं। सेरा चौथी मंजिल पे चली जाती है और वहाँ पे वो नर्स उसे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देती है। इसके बाद वहाँ पे सुनवो पहुँचता है तो वो उस पर भी हमला करने की कोशिश करती है और वो उसे भी इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देती है। जिन्हो जो कि बाहर होता है वो उस नर्स को गाड़ी से जाते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने देख लिया था कि जंग मिनसू का फोन ऑन हो चुका है। पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ सुनवो और सेरा को होश आता है। उन दोनों को उसने बांध दिया था और जिन्हो उन्हें ढूंढ लेता है। फिर ये लोग गाड़ी से जाते हैं और सुनवो ने बताता है कि जब उसने वो नंबर वापस से डायल किया था तो कॉल पे होरा ने बात की थी। ये सुनते ही उसने कॉल काट दिया था। सुनवो को पता चल के आया कि होरा मरी नहीं है। फिर उनके सामने एक कार आती है। वो कार को मोड़ देता है और जब वो बाहर आके देखता है तो उस कार को वो नर्स चला रही होती है और पीछे औरा बैठी हुई थी। अब औरा इन तीनों को उस घर में लेके जाती है जहाँ पर वो छुपके रह रही होती है और औरा सबको सच बताती है कि ये उसी का बेटा है। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं वो उस हॉस्पिटल में काम किया करती थी। तब उसने उस बच्चे को देखा था जिसे देखकर उसके अंदर फीलिंग्स आने लगी क्योंकि उसका नाम सुनकर उसे याद आ गया था कि जब उसका बच्चा होगा तो उसे वो यही नाम देती। और उस नर्स को भी देखकर उसे याद आ गया था कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो यही नर्स उसका चेकअप करती थी। औरा ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। नर्स उसे यहाँ पे सब सच बता देती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे पैसे दिए थे तुमसे झूठ बोलने के लिए कि तुम्हारा बच्चा मर गया है, और तब उसने उस बच्चे को अनाथालय में छोड़ दिया था। लेकिन उस बच्चे को किसी ने गोद ले लिया था और गोद लेने वाला कोई और नहीं वही आदमी था जिसे ये लोग औरा का कातिल समझ रहे हैं। पर ये आदमी इस बच्चे को बहुत मारता भी था। अब औरा अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है जहाँ पर उसने ये नेकलेस देखा। वो जानती थी कि ये बहुत ही स्पेशल नेकलेस है और इसीलिए उसने उससे बदला लेने के लिए वो नेकलेस चुरा लिया। लेकिन ये चुराने के बाद उसके लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स होने लगे। उसके पास 9 नंबर से मैसेज भी आया कि वो नेकलेस लौटा दो वरना तुम नहीं बचोगी। एक बार तो उसने सोच लिया था वो नेकलेस वापस रखने के लिए, लेकिन वो उसके घर से भी चोरी हो गया। लेकिन वो उस आदमी से भी बदला लेना चाहती थी जिसने उसके बच्चे को टॉर्चर किया था, इसलिए वो उसकी गाड़ी में कुछ चीजें रखती है
और फिर अपने घर पे आके ऐसी सेटिंग करती है जिससे ऐसा लगे कि उसका मर्डर हुआ है, और फिर उसी आदमी की तरह ड्रेस पहनकर वहाँ से बच निकल ली और जैसा कि वो चाहती थी वही हुआ। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा क्योंकि औरा ने उसे वहाँ पे बांध के रखा था। सुनवो उससे यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि उसके बेटे की सर्जरी के लिए उसे फ्लाइट से कहीं और जाना है और उसे टाइम पर पहुँचना बहुत जरूरी है। जब मेरे बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा तब मैं तुम्हें सब बता दूंगी। सेरा सुनवो को समझाती है कि वो उसे जाने दे। वो उसे कहता है कि वो मेरी माँ का नेकलेस था, कोई मेरी माँ का कत्ल करके उनसे वो नेकलेस चुरा के ले गया था, मुझे उस कातिल का पता लगाना है। ये कह के वो जब वो बाहर निकलता है तो यहाँ पर औरा नहीं होती है। वो जिन्मो को बेहोशी का इंजेक्शन लगा के भाग गए थे। ये यहाँ से भाग तो जाते हैं लेकिन बच्चे की तबीयत काफी खराब होती है तो उन्हें एक हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जिन्मो को होश आता है तो सुनवो उनसे वो कार को ट्रैक करने के लिए कहता है। सेरा को पता चलता है कि लोगों ने उस कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है। ये तीनों भी अब हॉस्पिटल पहुँचते हैं। औरा यहाँ पे रोने लगती है कि अगर टाइम पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसका बच्चा जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन सुनवो ने यहाँ पे अपना हेलीकॉप्टर बुला लिया था और उसे एयरपोर्ट जाने के लिए कहा और उससे कहा कि जब वो वापस आएगी तो उसे उसके बॉयफ्रेंड और उस हार के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। फिर ये लोग यहाँ से निकलते हैं। तभी उसका बेटा कहता है आपकी मदद के लिए थैंक्स अंकल, लेकिन सुनवो चिढ़ जाता है, क्या अंकल दिखता हूँ मैं तुम्हें? इस पर जिन्मो और सेरा भी हंस पड़ते हैं। लेकिन सुनवो चिढ़ जाता है, क्या अंकल दिखता हूँ मैं तुम्हें? इस पर जिन्मो और सेरा भी हंस पड़ते हैं और अब वापस आके उसे एक नाम बताकर चली जाती है। लगता है वो कुछ ज्यादा बताएगी तो शायद उसकी जान को खतरा हो सकता है। उनके जाने के बाद सुनवो सेरा को एक पेंटिंग देता है जो उसके बच्चे ने बनाई थी और पुलिस ऑफिसर को देने के लिए कहता है। पुलिस ऑफिसर उस सस्पेंडेड कातिल से पूछताछ कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ भी गायब है, उसे तुमने कहाँ रखा है, चुपचाप बता दो। तब ऑफिसर की जूनियर आकर उसे कुछ देती है। ये लोग उस ड्राइंग के आधार पे तलाशी करते हैं। उस बच्चे की पेंटिंग से इन्हें पता चल जाता है। जब वो लोग खुदाई करते हैं तो वहाँ उस आदमी की वाइफ की बॉडी मिलती है। तब सुनवो सेरा को भी भेज देता है कि अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और जो कुछ भी हुआ किसी को मत बताना। वो कहती है कि ठीक है नहीं बताऊंगी और चली जाती है, लेकिन वो अपना ड्रेस यहाँ छोड़ देती है। वो काफी गिल्टी भी फील कर रही थी क्योंकि वो तो अपनी माँ की नेकलेस के लिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन सेरा ने पता नहीं उसे क्या समझ लिया और क्या क्या कह दिया। फिर वो सोचती है कि उसने उसके लिए इतना काम किया और उसे जो ड्रेस मिलना चाहिए था वो तो उसने वहीं पर ही छोड़ दिया। वो अंदर फ्लैट में चली जाती है लेकिन कोई होता ही नहीं है, बट वो सीक्रेट दरवाजे वाले कमरे को देखती है। वो वहाँ पे जाके काफी सारी बुक्स हटाने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद इन बुक्स के पीछे कोई सीक्रेट दरवाजा होगा, क्योंकि वो मूवीज में ये सब देखा करती थी। और फिर वहाँ पे सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाके वो सुनवो की फैमिली फोटोज देखती है और घूम घूम के खुश हो रही होती है। अब सुनवो वर्कआउट करते हुए बाहर आता है। इसके बाद वो उस ड्रेस को पहनने लगता है ये देखने के लिए कि इसमें क्या कमी थी जो सेरा से लौटा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है सेरा पे और वो बाहर निकलती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर आई कैसे? इतने में जिन्मो भी आ जाता है और कहता है कि बिना शर्ट के लड़की के सामने खड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सेरा कहती है कि मैं तो बस अपना ड्रेस लेने के लिए वापस आई थी, पर तुम लोग फिक्र मत करना, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। ये कहकर वो ड्रेस लेकर चली जाती है। तब जिन्मो सुनवो से पूछता है कि आखिर जाने से पहले औरा ने कहा क्या था। वो उसे बताता है कि उसने ये कहा था कि केनेथ से सावधान रहना, कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने क्लब में सेरा का हाथ पकड़ा था। ये सुनवो की कंपनी में काम करता है और उसकी पोजीशन छीन कर खुद सीईओ बनना चाहता है। उन्हें समझ आता है जरूर उसका भी इस नेकलेस के साथ कोई कनेक्शन है। दूसरी तरफ सेरा तो बस सुनवो को ही याद करती रहती है। रात में वो सो ही नहीं पाती। सेरा को लगता है उस फोटो में देखकर कि उसने कहीं न कहीं तो सुनवो की माँ को देखा है और वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में याद करती है कि जब वो छोटी थी अनाथालय में रहती थी तो उसकी माँ वहाँ पे आई थी और किसी ने शायद उनका कत्ल कर दिया था उस समय। ये सब कुछ उसे धुंधला ही नजर आता है। अगले दिन सुनवो ऑफिस में जाकर एक रिपोर्ट मांगता है और वो रिपोर्ट देखकर पूछता है कि क्या ये रिपोर्ट तुमने बनाई है या फिर किसी और ने। असल में मैनेजर उस रिपोर्ट की ज्यादा डिटेल्स नहीं जानता था, इसीलिए वो ये सवाल कर रहा था। फिर वो अपनी टीम को बुलाता है और वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, इसमें तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। अब वो पुलिस ऑफिसर सेरा से मिलने जाता है किम की बेकरी पर। किम यहाँ पे उसे देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी और ये ऑफिसर भी इन्हीं के साथ अनाथालय में ही रहा था। तभी यहाँ पे सेरा पहुँच जाती है अपनी उस ड्रेस को बेचकर। वो काफी खुश थी क्योंकि उसे उस ड्रेस के पैसे मिल गए थे, लेकिन ऑफिसर वो देख लेता है और उससे कहता है कि देखो तुम किसी भी परेशानी में मत पड़ना, वरना तुम्हारे सुपर पावर की वजह से तुम पर कभी भी शक हो सकता है। उसे शक है कि औरा के मर्डर के केस में वो कोई
इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसलिए वो उससे उस हॉस्पिटल के बारे में पूछता है। लेकिन वो झूठ बोलती है कि वो वहाँ पे नहीं गई थी। लेकिन वो यहाँ पे उससे ये पूछती है कि क्या तुम्हें याद है बचपन में ऑर्फनेज में एक अमीर औरत आई थी? लेकिन वो कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। इसके बाद हान सू जिन्मो के पास आती है। वो उससे कुछ पता कर जाती है, पर बताया नहीं जाता कि उसने क्या बताया। किम भी यहाँ उसे देख के हैरान होती है। अब जिन्मो सियोनवू के पास जाता है और कहता है कि सेरा ने मेरी तारीफ की थी, इसीलिए उसने किसी क्लाइंट को भी मेरे पास भेजा था। लेकिन सियोनवू कहता है कि हाँ, उसने पहले तुम्हें जोकर भी कहा था। अब यहाँ पे सियोनवू केनेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और जिन्मो कहता है कि शायद मुझे लगता है कि हमें इस काम में भी सेरा की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन सियोनवू दोबारा उसे अपने मामले में लाना नहीं चाहता था। लेकिन फिर वो सेरा को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें फिर से हायर करना चाहता हूँ। सेरा तो बड़ी खुश हो रही होती है। वो किम से कहती है कि मुझे फिर से काम मिल गया। अगले दिन सियोनवू ऑफिस में वेट कर रहा होता है, लेकिन सेरा अभी तक आई नहीं होती। वो सीसीटीवी पे देखते हैं कि सेरा टेंशन में कहीं भाग रही है। वो तुरंत नीचे आकर किम से पूछती है तो वो बताती है कि उसको एक कॉल आया था, तो वो जल्दी जल्दी निकल गई। पता नहीं किसका कॉल था। फिर वो सेरा को कॉल करती है, वो उसकी भी कॉल काट देती है। किम कहती है कि शायद वो जरूर हानसू के सिलसिले में ही गई होगी। दोनों तुरंत ऑर्फनेज पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि सेरा यहाँ पर आई ही नहीं। और सारी फोटोज देखकर सियोनवू समझ जाता है कि सेरा और वो पुलिस ऑफिसर्स यहीं पर पले बड़े हुए थे। फिर वो वार्डन की परमिशन लेकर हानसू का कमरा चेक करते हैं, तो उन्हें कुछ टैबलेट्स मिलती है। उसे शक होता है कि ये कोई नशीले पदार्थ हो सकते हैं। लेकिन सेरा एक कन्वीनियंस स्टोर गई थी जहाँ से उसे कॉल आया था। वो बताते हैं कि हानसू कुछ एडवांस पैसे लेके यहाँ से निकली है। वो बाहर आके देखती है कि हानसू को कोई गैंग अपनी गाड़ी में उठा के ले गया। तभी यहाँ पे सियोनवू पहुँच जाता है और सेरा उन्हें सब बताती है। अब ये लोग उस गाड़ी को चेस करने लगते हैं। अंदर हम देखते हैं कि वो गैंग हानसू को यहाँ लेकर इसलिए आया क्योंकि उसकी रूममेट ने उनसे बहुत सारा वो नशीले पदार्थ खरीदे थे और पैसे भी लिए थे। उसने उनका उधार नहीं चुकाया। हानसू उन्हें अपना बैग से पैसे निकाल कर दे देती है, लेकिन ये पैसे कम थे। वो कहते हैं कि उसने हमसे बहुत माल लिया है और एक भी बार पैसे नहीं दिए। और फिर उस उधार पे इंटरेस्ट भी तो होता है, वो सब मिलाकर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्या तुम दे पाओगी? दोगी कैसे? वो हानसू को बहुत मारते हैं और उसे बांध देते हैं। अब दरवाजा लॉक होता है। ये लोग दरवाजे पर जाते हैं तो सियोनवू हेलमेट में होता है। वो इन लोगों पे अटैक कर देता है और सेरा भी दूसरे रास्ते से अंदर आ जाती है। सियोनवू उस गैंग से बहुत लड़ाई करता है। गैंग का लीडर हानसू के गले पे चाकू रख देता है, लेकिन सियोनवू अपनी पक्की प्लानिंग करके आया था। तभी पुलिस सायरन को सुनकर गैंग के आदमी चौंक जाते हैं और वैसे ही दरवाजा खुलता है और कमांडो जैसे कॉस्ट्यूम में खड़ा होता है जिन्मो। अब ये लोग डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर जाके पता चलता है कि यहाँ कोई फोर्स नहीं थी। इन्हें देखकर ये लोग धोखा खा गए थे। ये लोग तो यहाँ से भाग जाते हैं और सियोनवू की गाड़ी की चाबी भी ले जाते हैं। सेरा अब एक ऊंची जगह पे जाके अपना पावर यूज करती है और देखती है कि उस गैंग की गाड़ी कहाँ जा रही है। लेकिन उसे तो यहाँ पे काफी दर्द होता है और चक्कर आने लगते हैं। सामने से गाड़ी आ रही होती है और सियोनवू जल्दी से आके उसे बचा लेता है। फिर वो सारा को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। यहाँ पे किम भी आ जाती है और उन्हें देखकर बहुत परेशान होती है। जिन्मो उसे बताता है कि वो हानसू को देखने के लिए गए थे, लेकिन वो किडनैप हो गई। तभी सेरा को होश आ जाता है। वो हानसू को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन सियोनवू उसे आराम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लोगों ने उन दोनों को एक कंटेनर में डाल के लॉक कर दिया था। हानसू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सियोनवू और जिन्मो उन ड्रग्स के बारे में पता कर लेते हैं। वो कहता है कि इन्हें बहुत से स्टूडेंट काफी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जिन्मो उसे टीन टॉनिक फेस्टिवल के बारे में बताता है, जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आया करते थे और उस क्लब में ड्रग्स माफिया उन ड्रग्स की गोलियों को बेचा करते थे। अब रात में इस क्लब में सियोनवू, जिन्मो, सेरा और किम आते हैं स्टूडेंट की ड्रेस पहनकर, ताकि उन्हें कोई पहचाने ना। सेरा और जिन्मो यहाँ बहुत डांस करते हैं। सियोनवू एक आदमी के साथ पत्ते खेल रहा होता है। उस गेम में वो हार जाता है। सियोनवू उस आदमी से गोलियों की मांग करता है। उस आदमी को पैसे दिखा देता है। दूसरी तरफ किम नकली ड्रग्स की गोलियों को स्टूडेंट्स को बेच रही थी। तभी यहाँ पे किडनैपर्स की गैंग आ जाती है। वो गैंग का लीडर इन्हें पहचान जाता है। सियोनवू उसे ना जानने का नाटक करता है और वो लीडर उनसे उस गोलियों को लेता है और चेक करता है। वो जान जाता है कि ये गोलियां नकली हैं। सियोनवू उससे ड्रग्स का सामान मांगता है और यहाँ तक कि उसे पैसों का बैग भी दिखाता है। तभी वो लीडर हंसने लगता है और यहाँ पे उस लीडर के आदमी सेरा को लेकर आते हैं। ये देखकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। तभी जिन्मो और किम उनकी तरफ बंदूक कर देते हैं। वहाँ पे और भी स्टूडेंट होते हैं जो उन गुंडों की तरफ बंदूक उठाते हैं। सारे स्टूडेंट नकली बंदूक से उनकी तरफ गोलियां चलाने लगते हैं और वो लोग उस गैंग के ऊपर जाल डाल देते हैं और भाग जाते हैं। तभी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर पहुँच जाता है और अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ पे वो गैंग बंदी हुई थी और एक सूटकेस भी रखा था जिसमें ड्रग्स का सारा सामान था। यहाँ पर एक
कैमरा भी रखा था जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो चारों हांसू और उसकी फ्रेंड को ढूंढ लेते हैं। सेरा हांसू को घड़ी लगाती है, वो रोने लगती है। इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हांसू और उसकी फ्रेंड अनाथ थे, उनका सेरा के सिवा और कोई नहीं था। इसके बाद ये चारों एक रेस्टोरेंट में जाके बियर पीने लगते हैं। फिर रात को सियोनवू जब अपने घर जाता है तो वो सेरा का रिज्यूमे देखता है जिसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस लिखा हुआ था। ये देख के वो काफी खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट डे जिन्मो की सुबह जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने घर पे बिना कपड़ों के है। तो उसे कल रात की बात याद आती है जब वो किम के साथ था। तो उन दोनों ने बहुत ज्यादा पी ली थी। वो जल्दी से कपड़े पहन के भाग रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे किम आती है और कल रात की बात याद करने लगते हैं। बाहर आके किम को भी काफी अफसोस होता है और अंदर जिन्मो को भी। अब सियोनवू सेरा से मिलता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है ताकि सेरा कांग ताइजुन पर नजर रख सके। इसके लिए सेरा अब रेडी हो जाती है और हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पे वो सारे गैंग को ले आए थे। दूसरी तरफ सेरा कंपनी में इंटरव्यू के लिए चली जाती है और वहाँ पे मैनेजर सारा का रिज्यूम देखते हैं। उन्हें वहाँ पे काफी सारा वर्क एक्सपीरियंस नजर आता है और उसके रिज्यूम में लिखा होता है कि उसे कांग ताइजुन का सेक्रेटरी बनाया जाए। अब सेरा को उस जगह पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर उसे काम करना था। वो लड़की उसे मैगजीन दिखाती है और वो देखती है कि उसमें वही आदमी था जिसने उस दिन क्लब में उसका हाथ पकड़ा था। और सेरा को पता चलता है कि क्या यही ताइजुन है। वो सियोनवू को कॉल करके पूछती है कि उसने यहाँ पर उसे क्यों भेजा। वो कहता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो ताइजुन को याद नहीं होगा क्योंकि वो नशे में था। वो उससे बैग चेक करने के लिए कहता है जो उसके पास था। उसमें एक वायर टेप है जो उसे ताइजुन के रूम में फिक्स करना होगा। अब सेरा उसके कैबिन में जाकर वो जगह ढूंढने लगती है कि कहाँ उसे वो फिक्स करे। फिर वो उस कैमरा को उस स्पीकर में फिट कर देती है। तभी यहाँ पे ताइजुन आता है और सेरा उसे बताती है कि वो उसकी सेक्रेटरी है। अब सेरा बाहर जाती है तो उसके पास एक एक्ट्रेस का कॉल आता है जो कि ताइजुन से बात करना चाह रही थी। वो उस कॉल को ट्रांसफर करती है। इसके बाद ताइजुन बाहर आकर सेरा को डांटने लगता है क्योंकि उसने उस एक्ट्रेस का कॉल अंदर ट्रांसफर किया था। उसके बाद वो एक मीटिंग में जाते हैं। ताइजुन यहाँ पे सन ग्लासेस पहन के मीटिंग में सो रहा होता है। बाकी सब अपनी चेयर से उठते हैं लेकिन ताइजुन नहीं उठता है। सेरा ताइजुन को उठाती है और यहाँ मौजूद कागज देती है। ताइजुन उस पर भड़क जाता है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स को मिक्स कर देती है। इसके बाद सियोनवू यहाँ पे आके उन कागजों को देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि मीटिंग किस बारे में थी। अब ताइजुन का असिस्टेंट सेरा को समझाने लगता है कि वो उसके साथ संभल कर रहे क्योंकि वो काफी गुस्से वाला इंसान था। सारा को अपने स्टाफ से पता चलता है कि रात को एक पार्टी रखी हुई है। दूसरी तरफ सियोनवू के पास हेड वांसू जाते हैं और वो उसे जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहते हैं। ये ताइजू के पिता है और इस कंपनी में पार्टनर है। सोंगवू उनकी काफी रिस्पेक्ट करता है। असल में सियोनवू के पेरेंट्स और वांसू पार्टनर्स थे और अपने पेरेंट्स के बाद सियोनवू को इस कंपनी का सीईओ बनाया गया था। इसीलिए ताइजू सियोनवू से चिढ़ता है और खुद सीईओ बनना चाहता है। तो उसी तरफ किम की बेकरी में आकर एक आदमी चिल्लाता है कि तुम्हारी पर में एक मेटल का टुकड़ा मिला था, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा पुलिस को। वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता और ये सब देखकर जिन्मो यहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि मैं इस लड़की का लॉयर हूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। तभी जिन्मो का कॉल भी आता है और उस कॉल को अटेंड करते हुए वो इस आदमी को डराने की कोशिश भी करता है। असल में वो आदमी किम को डरा कर उससे पैसे लेने के लिए आया था, लेकिन वो जिन्मो की बातों से डर के वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में ताइजुन एक बार में जाकर ड्रिंक करता है और सियोनवू भी उसका पीछा करते हुए वहाँ जाता है। सियोनवू का सेक्रेटरी कंपनी के सारे नई जॉइनीज को पार्टी दे रहा होता है और दूसरी तरफ ताइजुन एक मॉडल से मिलता है जो पहले सेरा को उस क्लब में लाई थी और वो उससे उस मॉडल के बारे में पूछता है जो उसके साथ आई थी। उसने फोटो क्लिक की थी, यानी सेरा के बारे में। सियोनवू एक सीक्रेट माइक के जरिए उसकी बातें भी सुन रहा होता है। वो डर जाता है कि कहीं वो फोटो देखकर उसे पता न चल जाए सेरा कौन है। उसे अब भी सेरा का चेहरा पहचानने में नहीं आया था, लेकिन उसने जो नेकलेस पहना हुआ था उसे जूम करके वो देखता है। अब सेक्रेटरी सभी को लेकर उस बार में जाता है जहाँ पर सियोनवू और ताइजुन थे। एक लड़की सियोनवू को रोक लेती है। वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ वांसू सियोनवू का रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ताइजुन भी पहुँच जाता है और उसे लगता है कि सियोनवू उसकी जासूसी कर रहा है। पर सियोनवू कहता है कि मेरी मीटिंग थी यहाँ पर, इसीलिए आया हूँ। और ठीक उसी टाइम पर सेक्रेटरी अपनी टीम को लेके पहुंच जाता है। सभी लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और ताइजुन भी जानबूझकर उन सबको ज्वाइन कर लेता है। सारी लड़कियां तो ताइजुन के असिस्टेंट को पसंद करती थी और उसे देखकर खुश हो जाती हैं। तभी सियोनवू चुपचाप सेरा को मैसेज करता है कि तुम निकल जाओ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ताइजुन कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो के मेरे साथ ड्रिंक नहीं करोगी, एक ड्रिंक करके जाओ। सभी लोग यहाँ पे बहुत पीने लग जाते हैं और सब लोग यहाँ पे शराब के नशे में अपनी सच्चाई बोलने लगते हैं। ताइजुन खुद भी पीता जाता है और सेरा को भी पिलाता जाता है। जैसे तैसे पार्टी
खत्म होती है और सब अपने अपने घर जाते हैं। सियोनवू अपनी गाड़ी से निकल रहा होता है तो वो सेरा को देखता है जो कि काफी नशे में थी। तभी यहाँ पे ताइजुन का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि तुम उस बेकरी के पास रहती हो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन सेरा कहती है कि कोई बात नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। तो वो भी यहाँ से चला जाता है। सेरा लड़खड़ाती हुई रास्ते से जा रही होती है। अब वो वहाँ पे बस स्टॉप पर लेट जाती है। सियोनवू आता है और उसे उठा के लेके जाता है। वो उसके बाल पकड़ के खींचने लगती है और पता नहीं क्या क्या बकवास करने लगती है। फिर वो उसको उसके घर छोड़ देता है। फिर सेरा नशे में उसका मुंह पकड़ के कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम हो कौन। तभी यहाँ पे कोई दरवाजा नॉक करता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर होता है। हम देखते हैं कि कुछ देर वो दरवाजा नॉक करता है लेकिन वो चला जाता है। वो सोचता है कि शायद घर में कोई नहीं है। लेकिन तभी सियोनवू का फोन बज जाता है। ऑफिसर को लगता है कि सेरा अंदर ही होगी। सेरा उसकी फ्रेंड थी, उसने उसे पासवर्ड भी दिया हुआ था, तो वो लॉक खोल के अंदर आ जाता है। लेकिन सेरा को सोते हुए देखकर वो बड़बड़ाने लगता है कि उसने इतनी ज्यादा पी ली थी आज। फिर वो चला जाता है। सियोनवू यहाँ कबर्ड में छुपा हुआ था। अब जब सुबह सेरा उठती है तो किम उसे बताती है कि सियोनवू रात में उसे यहाँ पे छोड़ के गया था और उसे दीवार पे चिपका हुआ एक नोट दिखाती है और उसमें लिखा था कि अगली बार जब ड्रिंक करना तो उतना ही पीना जितना तुम हैंडल कर पाओ और नशा उतर जाए तो मुझे कॉल करना। सेरा को धीरे धीरे सब याद आता है कि उसने रात में क्या क्या किया था। इसके बाद सियोनवू जिन्मो से कहता है कि आइंदा मेरी कंपनी में कोई किसी को पार्टी नहीं देगा और देगा तो मैं उसे कंपनी से निकाल दूंगा। अब आज सियोनवू ने सेरा को काम दिया होता है कि उसे ताइजुन के फोन का पूरा इंफॉर्मेशन पेन ड्राइव में कॉपी करना है। अब यहाँ पे ताइजुन आता है और कहता है कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो, इतना पीने के बाद भी तुम आज काम पर आ गई। दूसरी तरफ ताइजुन का असिस्टेंट वॉन्सू को कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखा रहा होता है, जिससे पता चलता है कि ताइजुन ने काफी बड़े अमाउंट का घोटाला किया है। ये सुनकर वॉन्सू बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। कैबिन में जाते ही वो ताइजुन को थप्पड़ मारता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने ये सब आपके लिए ही किया था, वरना वो सियोनवू पूरी कंपनी पर कब्जा कर लेगा। कंपनी में आपका भी उतना ही हक है जितना कि उसका। लेकिन वो कहते हैं कि तुम जो कर रहे थे उससे कंपनी डूब जाएगी और ये सारी चीजें कैमरे के जरिए सियोनवू देख रहा होता है। लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हें जो काम दिया गया है सिर्फ वही करो, दूसरे मामलों से दूर रहो। सेरा यहाँ पे ताइजुन को कहने आती है कि उसकी एक अर्जेंट मीटिंग है, लेकिन वॉन्सू तो उसे भी डांटने लगते हैं। असल में तो सेरा उसे उसके पिता से बचाकर उसे इम्प्रेस करना चाहती थी। ताइजुन भी इसको रियलाइज करता है कि उसने जो भी किया उसके भले के लिए किया था, तो उसके दिमाग में सेरा के लिए अच्छी इमेज बन जाती है और अब ताइजुन अपने मैनेजर से कुछ रिस्की काम करने के लिए कहता है। ये सारी बातें सियोनवू कैमरे में देख रहा होता है और सुन रहा होता है। वो सोचता है कि आखिर ये करने क्या जा रहा है। ताइजुन सेरा से कहता है कि वो उसकी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे, लेकिन सेरा उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चली जाती है। इतने में सियोनवू यहाँ आ जाता है क्योंकि वो सेरा को उसके साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन सेरा सियोनवू को लिफ्ट से बाहर निकाल देती है उसके पैर पे पैर मारकर, और सियोनवू को बहुत गुस्सा भी आता है। लेकिन सेरा ताइजुन का खून साफ करने लगती है और कहती है कि सर, अगर इस हाल में किसी ने आपको देख लिया तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। अब लिफ्ट खुलती है तो सियोनवू सामने खड़ा होकर ये सब देख लेता है। अब ताइजुन अपने असिस्टेंट को साथ में ना रखकर सेरा को अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि उसके असिस्टेंट ने ही उसके पिता को सब कुछ बता दिया था। ताइजुन और सेरा एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग सीक्रेट मीटिंग करते हैं। वो सेरा से कहता है कि आज तुमने अच्छा काम किया, ये उसकी ट्रीट है। वो कुछ निकालने लगती है तो खाने के थोड़े छींटे ताइजुन की शर्ट पे गिर जाते हैं। सेरा बाहर जाके उसकी गाड़ी से ताइजुन के लिए शर्ट लेकर आती है। तभी यहाँ पे सियोनवू पहुँच जाता है काफी गुस्से में। सेरा उसे पकड़ के लेके जाती है और कहती है कि अगर ताइजुन ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। वो उसके हाथ में पेन ड्राइव रख के कहता है कि उसका फोन इसमें कॉपी करके लेके आना। सेरा वापस अंदर जाती है तो ताइजुन बाथरूम गया होता है। मौका पाके सेरा उसके फोन में अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट कर देती है। पूरा डेटा कॉपी होने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे ताइजुन आ जाता है। सेरा तुरंत से फोन के ऊपर उसकी शर्ट वाला बॉक्स रख देती है और शर्ट निकाल के बातें करने लगती है। लेकिन ताइजुन कहता है तुम शर्ट वापस रख दो, मैं बाद में पहन लूंगा। और सेरा बड़े ही चालाकी से बॉक्स हटाते हुए पेन ड्राइव भी साथ में निकाल लेती है। लिफ्ट में जब ताइजुन ने अपना फोन निकालकर उसमें पासवर्ड डाला था तो सेरा ने उसका पासवर्ड देख लिया था। दूसरी तरफ सियोनवू भी उसके डेटा से पता लगा लेता है कि दोपहर 1 बजे उसकी कोई सीक्रेट मीटिंग है और उसी मीटिंग के लिए वो इस रेस्टोरेंट में आया है। इतने में सेरा आ जाती है तो जिन्मो उसकी तारीफ करता है। अब जिन्मो अपना भेष बदल लेता है और उस क्लाइंट की तरह ताइजुन से मिलने जाता है। दूसरी ओर सियोनवू खुद को ताइजुन की कंपनी का ऑडिटर बताकर क्लाइंट से मिलने जाता है क्योंकि ताइजुन और उसका क्लाइंट एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे। अब उस असली क्लाइंट को दिखाते हैं जो मास्क पहनकर रेस्टोरेंट में आया था। सेरा रेस्टोरेंट की एक स्टाफ बनकर वहाँ पे खड़ी होती है। अब वो उसे उस रूम में लेकर जाती है जहाँ पे सियोनवू बैठा हुआ है। दूसरी तरफ ताइजुन जिन्मो से मिलता है। जिन्मो यहाँ पे ताइजुन का ब्रेन वॉश कर रहा होता है। दूसरी तरफ सियोनवू उससे कहता है कि मैं ताइजुन की कंपनी का ऑडिटर हूँ और इंटरनल ऑडिटिंग में मुझे पता चला
सोचा कि उसने बहुत बड़ा घोटाला किया है और वो पकड़ा भी गया। हमारी टीम को शक है कि उस घोटाले में तुम्हारा भी हाथ है और अगर ये सही निकला तो तुम पूरे फंसोगे। अगर तुम इस मामले में फंसना नहीं चाहते तो आइंदा कभी ताइजुन को कांटेक्ट मत करना। क्लाइंट घबरा जाता है और कहता है कि इन समय मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ना मैं उसे मिलूंगा ना ही कभी कांटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ जिनमो ताइजुन को ऐसे धमकाता है कि वो खुद मना कर देता है इस डील को करने से। अब ताइजुन की ये सीक्रेट डीलिंग कैंसिल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ताइजुन का असिस्टेंट बैठा होता है और वो सियोनवू और सेरा की फोटो क्लिक कर लेता है। फिर हम जिनमो और किम को देखते हैं। किम उसे ट्रीट देने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है। दूसरी तरफ सियोनवू का सेक्रेटरी उसे बताता है कि वॉन्सू ने आपके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स किया है। अब सियोनवू उस लड़की से मिलने जाता है। यहाँ पे वॉन्सू भी बैठा होता है। वो इन दोनों को ऑल द बेस्ट कहकर चला जाता है। वो लड़की अपना इंट्रो देती है और बात करने लगती है। अब जिनमो बाहर जाके सेरा को कॉल करता है और कहता है कि सियोनवू का मैसेज आया था, वो किसी ब्लाइंड डेट पर फंसा हुआ है, तुम जाकर उसे बचाओ। तभी उस डेट पर सेरा पहुँच जाती है और सियोनवू पर चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ आने की। ताइजुन समझ जाता है कि जिनमो ने सेरा को भेजा है। सेरा उस लड़की से कहती है कि मैं सियोनवू की गर्लफ्रेंड हूँ। दूसरी तरफ किम जिनमो को बेकरी में ले जाती है। उसे बन बनाने के लिए आटा गूंदना था। जिनमो भी उसके साथ ही सारे काम करने लगता है। दूसरी तरफ सेरा अपनी लव स्टोरी सुनाकर उस लड़की को इरिटेट करती है। फोर्ट की जाने लगती है, लेकिन जाते जाते सियोनवू को धमकाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। सेरा यहाँ पे देख लेती है कि उसका सेक्रेटरी भी यहाँ पे खड़ा हुआ है और सियोनवू सोचता है कि वो तो पता नहीं पहले से मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा है और अब पता नहीं क्या ही सोचेगा। उसने तुम्हें मेरे साथ देख जो लिया है। वो उसे अजीब सी ग्लासेस पहना देता है। सेक्रेटरी सेरा का चेहरा देखने की कोशिश करता है लेकिन देख नहीं पाता। अभी दोनों ऊपर कमरे में आ जाते हैं, लेकिन सेरा को काफी तेज भूख लगने लग जाती है। सियोनवू कहता है कि तुमने मेरी ब्लाइंड डेट को भगा दिया, इसी खुशी में मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर लो। अब सेरा अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करती है। दूसरी तरफ जिनवू और किम खेल खेल में आटा गूंद रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ऑफिसर आ जाता है और उससे कहता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम। वो उससे फेस्टिवल के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं तो मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ ताइजुन का असिस्टेंट उसको सियोनवू और सेरा के साथ में फोटो दिखाकर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। ताइजुन को बहुत गुस्सा आता है कि ये अब तक मेरी जासूसी कर रही थी। वो उससे उस पर नजर रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सेरा पेट भर के खाना खा लेती है और बियर भी बहुत ज्यादा पीती है। अब सेरा तो यहाँ पे गहरी नींद में सो जाती है। अब वो सेरा को उठाकर बेड पे सुला देता है और खुद बाहर सोफे पे सो जाता है। दूसरी तरफ कोई कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर रहा होता है। सुबह होती है तो सियोनवू जो सोफे पर सोया हुआ था वो बेड पर होता है और सेरा भी उसके साथ में। ये दोनों एक दूसरे को साथ में देख के चौंक जाते हैं। सियोनवू का कॉल आ रहा होता है और वो उसे कट करने की जगह अटेंड कर लेता है। सियोनवू कहता है कि मैं रात को पानी पीने के लिए गया था तो शायद यहीं पर नींद में आ गया, तुम चिंता मत करो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। अगले दिन ऑफिस में जाने के लिए वो लोग सीक्रेट दरवाजा खोलते हैं तो बाहर उनका सेक्रेटरी खड़ा होता है और उसने सब देख लिया होता है। वो कहता है कि उसने कॉल पर आवाज सुनी थी और वो शायद सेरा थी। सियोनवू सेक्रेटरी से कहता है कि तुम ये सब बातों पे ध्यान मत दो, काम बताओ कि क्या है। तो वो उसे एक रिपोर्ट दिखाता है जिसमें ताइजुन के खिलाफ जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे उसके किसी ने रिपोर्ट पोस्ट कर दी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये ताइजुन के मैनेजर ने करी हो, जिसको उसने एक बार कोई रिस्क वाला काम करने के लिए कहा था। वो रिपोर्ट सेक्रेटरी डिलीट तो कर देता है, लेकिन सोन वो जिनमो को कॉल करके सीसीटीवी चेक करने को कहता है। वो चेक करके पता लगाता है कि ताइजुन का मैनेजर कंपनी से बाहर गया ही नहीं, वो शायद अंदर ही है। दूसरी ओर ताइजुन ऑफिस आ रहा होता है। उसे पता चल गया था कि सेरा सोनवू के लिए काम करती है। वो उस फोटो को भी जूम करके देख लेता है और उसे पहचान लेता है। सोनवू सेरा को कॉल करके बता देता है कि ताइजुन को उसकी असलियत पता चल चुकी है, तो उसे अब सेफ्टी से रहना होगा। सेरा जल्दी निकलने लगती है, लेकिन ताइजुन उसका पीछा करने लगता है। तभी यहाँ पे सोनवू हाउसकीपर की यूनिफॉर्म में एक ट्रॉली लेके जाता है और सेरा को गायब कर देता है। लेकिन गार्बेज कैन के अंदर से इतनी बदबू आ रही होती है कि ताइजुन अपनी नाक ही बंद कर लेता है। फिर सेरा उससे पूछती है कि उसने ये बदबू कहाँ से सेट की, तो सोनवू डूरिया नाम का एक फल उसे निकाल कर दिखाता है जो बाहर से बहुत बदबू करता है, लेकिन अंदर का फल बहुत ही मीठा टेस्टी होता है। और अब ये दोनों ही हाउसकीपर बन के ताइजुन के मैनेजर को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी यहाँ का क्लिनिक इंचार्ज इन दोनों को काम पे लगा देता है। इंचार्ज को लगता है कि इनका एक साथी काफी बीमार हो गया था, शायद उन्हीं ने इन दोनों को भेजा है। इंचार्ज इन दोनों को लिफ्ट में भी चढ़ने नहीं देता है। वो कहता है कि ये सब लिफ्ट हमारे लिए नहीं है। तो सेरा काफी गुस्सा होती है और सीईओ को खूब सुनाती है। अब सीईओ तो सोनवू ही था। सोनवू तो कहता है कि मुझे क्या पता
पता था कि नीचे इतना सब कुछ चल रहा होता है, इस तरीके के रूल्स बनाए गए हैं। दूसरी तरफ ताइजुन को भी रिपोर्ट के बारे में पता चल जाता है। वो काफी गुस्से में होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है उसे ढूंढने के लिए। वो सोचता है कि उसने कल उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया था, कहीं उसने गुस्से में तो ये सब नहीं कर दिया। दूसरी तरफ सुनवू और सेरा ताइजुन के मैनेजर के ऑफिस को पूरी तरह से छान डालते हैं और उसके डेटा को भी कॉपी कर लेते हैं। तभी यहाँ पे ताइजुन का असिस्टेंट आ जाता है, वो भी उसे ढूंढ रहा था और बाहर आकर ये दोनों उसकी सारी बातें सुनते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि कल रात 10 बजे के बाद से किसी भी स्टाफ ने उसे नहीं देखा। सुनवू कहता है कि शायद कहीं उस मैनेजर के साथ गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी सारी चीजें तो यहीं पर है, मतलब वो बाहर यहाँ से गया ही नहीं है। सेरा बताती है कि अंदर एक कॉफी कप था जिसको उसने जूम करके देखा तो उसमें पाउडर जैसी कोई चीज थी। सुनवू घबरा के कहता है कि तुमने अपनी सुपर पावर यूज की, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन सेरा कहती है कि थोड़ा पावर यूज करने से मुझे कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ वो जिन्नो को कॉल करके उससे इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। वो डाटा को देख के बताता है कि वो काफी बड़ा फ्रॉड किया करता था, उसकी टीम जो भी काम करती थी उसका क्रेडिट वो खुद ले लेता था। तभी यहाँ पे क्लिनिक इंचार्ज आके इन दोनों को बाथरूम की सफाई करने के लिए भेज देता है और यहाँ अंदर टॉयलेट में इतनी ज्यादा बदबू आ रही होती है कि सुनवू से तो वो सही ही नहीं जाती। अब जैसे तैसे ये दोनों टॉयलेट साफ कर देते हैं और इंचार्ज आके इन्हें शाबाशी देता है और कहता है कि लंच टाइम सिर्फ 30 मिनट का है, जल्दी खाकर आ जाना। ये दोनों भी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ ताइजुन का असिस्टेंट उसे बताता है कि वो मैनेजर यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन वो कंपनी से निकला भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, हमें सर वांसु को बता देना चाहिए। लेकिन ताइजुन गुस्सा करता है कि हमें ये सारी चीजें उनके पास लेकर नहीं जानी चाहिए। वो काफी घबराया हुआ था कि अगर उसके पिता को उस रिपोर्ट का पता चलेगा तो वो तो उसे छोड़ेंगे ही नहीं। वो गुस्से में कोई चीज उठा के स्पीकर पे फेंकता है और सुनवू का वो लगाया हुआ कैमरा गिर जाता है। जिन्नो यहाँ पे काफी डर गया होता है कि कहीं वो उसे देख न ले। इस तरह से वो ड्रेस बदल के उसके रूम में जाता है। दूसरी तरफ सुनवू और सेरा भी लंच करने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है। वो कहता है कि आप यहाँ पर कैसे खाना खाते हैं, ऊपर कैफेटेरिया में जाकर के क्यों नहीं खाते? वो कहता है कि हम वहाँ पर अलाउड ही नहीं है, हमें तो यहीं बैठकर खाना पड़ता है। दूसरी तरफ किम सुनवू की कंपनी में आई होती है और यहाँ पे वो जिन्मो को देख लेती है। जिन्मो ताइजुन के ऑफिस में पहुँच जाता है ये बहाना बनाकर कि उसका सिस्टम क्रैश हो गया था तो वो उसे ठीक करने के लिए आया है और वो अब तुरंत अंदर आके कैमरा निकाल लेता है। तभी यहाँ पे ताइजुन का असिस्टेंट भी पहुँच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे किम आ जाती है अपने बंस लेकर। किम समझ जाती है कि जिन्मो किसी मुसीबत में है, वो जानबूझ के कॉफी गिरा देती है। इसी बीच जिन्मो यहाँ से मौका पाके निकल जाता है। सुनवू और सेरा एक मीटिंग रूम में आते हैं जहाँ पे आज इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली होती है। सेरा बाहर जाती है तो एक स्टाफ को देखती है और उसे ऐसा लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है। दूसरी तरफ ताइजुन सीसीटीवी पर सेरा को ढूंढ रहा है कि वो कहाँ गई और एक कैमरे में वो दिख जाती है। सेरा मैनेजर की टीम की बातें सुनने लगती है। वो आपस में सब बोल रहे होते हैं कि ताइजुन के साथ तो ऐसा ही होना था, वो इतना एरोगेंट जो था। वो सब कह रहे होते हैं कि हमें तो बस यही चाहिए कि ताइजुन और उसके मैनेजर के बीच झगड़ा हो जाए और उसे काम से निकाल दिया जाए। यहाँ पे ताइजुन भी पहुँच जाता है और वो सेरा को देख लेता है। वो भागने लगती है और लेडीज बाथरूम में जाके छुप जाती है, लेकिन ताइजुन वहाँ पे भी पहुँच जाता है। वो गुस्से में उसे पकड़ के पूछता है कि तुम्हारा और सुनवू का चक्कर क्या है, लेकिन सुनवू पीछे से आके उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे वहाँ पे बांध के बाहर नोटिस लगा देता है कि ये टॉयलेट इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। तभी वो हाउस कीपर इंचार्ज के पास कॉल आ जाती है। जो हाउस कीपर बीमार हो गया था कि हमारे सारे हाउस कीपर्स बिजी हैं तो हम किसी को भेजने लायक नहीं है। तभी वो हाउस कीपर इंचार्ज के पास कॉल आ जाती है। जो हाउस कीपर बीमार हो गया था कि हमारे सारे हाउस कीपर्स बिजी हैं तो हम किसी को भेज नहीं पाएंगे, आप कहीं और से अरेंज कर लीजिए। इंचार्ज चौंक जाता है कि आखिर ये दो लोग कौन हैं और ये जाके उससे पूछते हैं कि वो कौन है, लेकिन इतने में सुनवू का सेक्रेटरी आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये सुनवू है और यहाँ पे इन दोनों को बचा लेता है। सुनवू कहता है कि इस कंपनी में मेरे पीठ पीछे कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और यहाँ पे हाउस कीपर्स के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। जहाँ ये लोग खाना खाते वहाँ पर पता है कितना गंदा और बदबू आती है। मैंने तो ये रूल्स नहीं बनाए थे, तो फिर कौन है ये जो भेदभाव कर रहा है? लेकिन सेक्रेटरी कहता है सर मैंने ये सब नहीं किया, आप मुझे ऐसे मत देखिए, ये सब ताइजुन का किया कराया है। अब इन दोनों ने पूरी कंपनी में सब काम करने के साथ जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसे ये लोग मीटिंग में लेकर जाते हैं और यहाँ पे जो इवेंट मैनेजमेंट का स्टाफ होता है उसे बाहर भेज देते हैं। तभी यहाँ पे सेरा एक औरत को रोकती है जो कि इस इवेंट मैनेजमेंट की टीम मैनेजर है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि ये पहले इसी कंपनी में काम करती थी। ये ताइजुन के मैनेजर की असिस्टेंट मैनेजर थी, लेकिन उसने इनके सारे प्रोजेक्ट का क्रेडिट खुद ले लिया था और इसे नौकरी से निकाल दिया और उसी का बदला लेने के लिए ये ताइजुन के सारे घोटालों का पर्दाफाश करना चाहती थी और इसीलिए मीटिंग के दौरान उसका खुलासा करने का फैसला किया। ऐसे करके ताइजुन को तो फंसना ही था, साथ में उसका मैनेजर भी फंसता क्योंकि उसने ताइजुन का साथ दिया था। सुनवू कहता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए कंपनी की तरफ से मैं
था। सुनवू कहता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए कंपनी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और तुम्हें मैं वापस अपॉइंट करता हूँ। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जो कुछ भी किया था इसी लेडी ने किया था और जो पेटी उसने उस हाउसकीपर के साथ रखवाई थी उसी के अंदर मैनेजर है। ताइजुन का मैनेजर ना सिर्फ इन सब में शामिल था बल्कि अपने लेडी स्टाफ से मिसबिहेव भी करता था। अब सुनवू और ये लोग जाके उस बॉक्स को खोलते हैं जिसके अंदर से मैनेजर निकलता है। दूसरी तरफ सुनवू और सेरा ने ताइजुन को टॉयलेट में बंद करके रखा हुआ था। इसे भी होश आ गया था। उसके हाथ बंधे होते हैं और सर पे एक टॉय रखा होता है। जैसे तैसे करके बाहर निकलता है और लड़कियां उसे देख के बहुत चिल्लाती हैं। अब ताइजुन को पता चलता है उसके असिस्टेंट से कि उसका मैनेजर पकड़ा गया है और उससे पूछताछ चल रही है। इतने में यहाँ पे इंस्पेक्टर आ जाते हैं। वो अपनी कंप्लेन देने लगता है लेकिन इंस्पेक्टर बोलते हैं कि हम तो तुम्हें ही अरेस्ट करने आए हैं। अब ताइजुन सेरा को पकड़ लेता है लेकिन तभी यहाँ पे सुनवू आ जाता है और वो कहता है कि अगर सेरा को टच भी करोगे तो तुम पर भी पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। अपने मैनेजर के साथ मिलकर तुमने बहुत बड़ा घोटाला किया है इस केस में। अब वो उसे एक कमरे में लेके आता है। वो उस नेकलेस की फोटो दिखाकर पूछता है कि इसके बारे में तुम क्या जानते हो। लेकिन ताइजुन कहता है कि ये क्या है और मुझे क्यों दिखा रहे हो ये सब। लेकिन सुनवू कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मॉडल ओरा के साथ क्या क्या किया और ये नेकलेस भी तुम्हारे पास है। लेकिन इस पर ताइजुन गुस्सा हो जाता है कि तुमने इस कंपनी पे कब्जा करके रखा है, इसमें मेरा और मेरे पिता का भी हक है। फिर सुनवू अपनी सेक्रेटरी को बुला के कहता है कि हाउस कीपर्स को दूसरे एम्प्लॉयज की तरह फूड देने का इंतजाम करो और कल से वो लोग भी कैफेटेरिया में बैठकर खाएंगे सबके साथ। हाउस कीपर्स भी बहुत खुश होते हैं। सेरा और सुनवू अब बैठे बातें कर रहे होते हैं। वो परेशान होता है कि ताइजुन की बातों से लगता है कि उसे तो कुछ भी नहीं पता इस हार के बारे में। अब सेरा सुनवू को खींच के एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। सुनवू यहाँ पर उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ बताने लगता है। तब सेरा भी अपने उस सपने के बारे में बताती है। वो उसे बताती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ उस ऑर्फनेज में आई थी लेकिन उस सपने का मतलब मुझे समझ नहीं आता। और यहाँ पे ये लोग ड्रिंक कर लेते हैं। दूसरी तरफ ताइजुन अपने पिता के पास जाके उनसे पूछता है कि सुनवू उससे किसी नेकलेस के बारे में पूछ रहा था और ये सुनते ही वॉन्सू का चेहरा एकदम से बदल जाता है। दूसरी तरफ सुनवू और सेरा के घर के पास पहुंच जाते हैं। सुनवू सेरा को यहाँ से भेज देता है और कुछ लोग सुनवू के पास आते हैं। ये लोग सुनवू पर चाकू से हमला कर देते हैं और सेरा ये सब देख के उसके पास भागी चली आती है। अब गुंडे सुनवू को उठा के ले जाते हैं। सेरा भी उन्हें फॉलो करने लगती है। सेरा जिन्नू को कॉल करती है जो कि किम के साथ होता है। वो उसे सुनवू के साथ क्या क्या हुआ सब बताती है। अब जिन्नू और किम भी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। जिन्नू अपने लैपटॉप पर सुनवू का मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने लगता है। सुनवू चुपके से जिन्नू को कॉल भी करता है। इतना में गैंग का आदमी देख लेता है और उसके हाथ से फोन छीन लेता है। वो लोग उसे एक बिल्डिंग में ले गए थे। सेरा ने अपनी पावर से जूम करके उन्हें देख लिया था। दूसरी तरफ ताइजुन अपने पिता को बताता है कि उसने सुनवू को रास्ते से हटाने के लिए एक गैंग की मदद ली है। ये सुन के वांसू काफी शॉक हो जाता है और उससे काफी सुनाता भी है। गैंग लीडर ताइजुन को कॉल करके कहता है कि उन्होंने सुनवू को किडनैप कर लिया है और उन्होंने उसे चाकू भी मारा। ताइजुन उन पे गुस्सा करता है कि उसने उसे सिर्फ किडनैप करने के लिए कहा था। इतने में वांसू फोन छीन कर उस गैंग लीडर से बात करता है। अब वांसू असिस्टेंट को गैंग लीडर के पास भेज देता है और दूसरी तरफ ये तीनों भी खिड़की से झांक रहे होते हैं। जिनमें यहाँ पे काफी सारे इक्विपमेंट्स देखता है और तीनों पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाले वर्कर्स की तरह वहाँ पर घुसते हैं और यहाँ पर अंदर ये गैंग लीडर सुनवू को मारने वाला है। उसने ये प्लान बनाया है कि सुनवू को जान से मार कर वो ताइजुन को धमकाएंगे और काफी सारा पैसा लेंगे। सुनवू को अब होश आ जाता है और वो उस गैंग लीडर से पूछता है कि तुम्हें मेरी जान लेने के लिए किसने कहा है और तुम्हें कितना पैसा मिलने वाला है। सुनवू उससे कहता है कि मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, तुम्हारा ये गैंग भी सेटल्ड हो जाएगा, मुझे बस यहाँ से जाने दो। इतने में ये तीनों भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये लोग सुनवू को पानी से भरे टैंक पे बंद कर देते हैं। ये तीनों लोग अपने अपने तरीके से इनसे लड़ने लग जाते हैं। जिनमो अब सुनवू को टैंक से बाहर निकाल देता है। सेरा उसे लेके बाहर निकलती है और गैंग भी उनके पीछे लगी होती है। सुनवू सेरा को दूसरी तरफ भगाता है और खुद दूसरी तरफ और अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। गैंग वहाँ पे झांकती है लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं देता। तभी ये लोग पुलिस की कार का सायरन सुन के भाग जाते हैं। सेरा भी उस गड्ढे में देखती है लेकिन उसे सुनवू कहीं नजर नहीं आता। वो नीचे जाकर भी देखती है लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता। तभी असिस्टेंट वॉन्सू को कॉल करता है कि सुनवू की बॉडी नहीं मिल रही। अब असिस्टेंट उस गैंग लीडर और उस गैंग को अकेला ही पीट देता है। वो उस गैंग लीडर से कहता है कि चाहे मुश्किल हो चाहे नामुमकिन हो लेकिन कुछ भी करके तुम्हें सुनवू को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाना होगा। दूसरी तरफ सेरा भी काफी परेशान होती है और पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोग घर जाइए, हम इस जगह को अच्छे से देखेंगे और जब सुनवू मिल जाएगा तो आपको खबर कर देंगे। अब ये लोग घर पहुंच जाते हैं और टीवी में देख रहे होते हैं। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि सुनवू बहुत ऊंचाई से गिरा था और उसकी जिंदा बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। सेरा कहती है कि हम लोग यहाँ पे बैठे क्यों हैं, हमें जाके सुनवू को ढूंढना चाहिए। लेकिन जिन्मो कहता है कि तुम थोड़ा सब्र करो, मुझे लगता है कि वो बच गया है और वो मुझे जरूर मैसेज करने वाला होगा। लेकिन अब सेरा से रहा नहीं जाता और वो खुद उसे ढूंढने के लिए निकल
निकल जाती है। चिन्मो भी दूसरी तरफ काफी दुखी होता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ कहीं कुछ हो न गया हो, और तब उसे एक मेल आता है जो किसी कोड लैंग्वेज में था। और अब जब वो उसे डिकोड करता है तो उसे पता चलता है कि ये ईमेल उसे स्यूनवू ने भेजा है। अब वो सेरा को बताने जाता है, लेकिन सेरा यहाँ नहीं होती। जंगल में सेरा स्यूनवू को ढूंढ रही होती है और अपने सुपर पावर से जूम कर करके देखती है एक एक कोने को। वहाँ उसे एक खून दिखता है। वो देखती है कि सामने से गैंग आ रहा है जो कि स्यूनवू को ही ढूंढ रहे हैं। तभी स्यूनवू पीछे से सेरा का मुंह बंद करके उसे खींच लेता है। अब वो उसे बस में बैठा के कहीं लेकर जा रहा होता है, और यहाँ पर भी ये दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं और स्यूनवू उसे अपनी सीक्रेट जगह पे ले जाता है। स्यूनवू की माँ अक्सर यहाँ आया करती थी, वो 20 साल बाद यहाँ पे आया है। यहाँ पर आने से उसे अपनी माँ की याद आती थी, इसलिए वो यहाँ नहीं आता था। स्यूनवू कहता है कि हमें यहीं रह के पता लगाना होगा कि कौन मुझे मारना चाहता है। दूसरी तरफ स्यूनवू का सेक्रेटरी ये न्यूज देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो अपने आप से कहता है कि मुझे पता है कि आप जरूर कहीं पर छुपे हुए हैं और आप टाइम आने पे जरूर आएंगे। वो स्यूनवू के कमरे में जाके सीक्रेट दरवाजा खोलता है। एक एक करके वो सब बुक्स हटा देता है और वो दरवाजा खुल जाता है। अब सेक्रेटरी बेसमेंट में पहुंच जाता है। यहाँ पे तो जिन्मो और किम पहले से मौजूद थे। ये दोनों यहाँ थोड़ा रोमांटिक हो रहे थे। तभी यहाँ पे सेक्रेटरी आ जाता है और उसको देखकर तो जिन्मो चौंक जाता है, लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि पता नहीं स्यूनवू को क्या हो गया होगा, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन्मो यहाँ पे उसे शांत करता है। दूसरी तरफ स्यूनवू और सेरा मिलकर घर की सफाई करते हैं। सेरा उसकी चोट पर दवा लगा के पट्टी भी बांधती है। तब सेरा एक ग्रुप फोटो देखती है जो कि उसके ऑर्फनेज में लिया गया था। स्यूनवू की माँ अक्सर वहाँ जाती थी, सब बच्चों से मिलती भी थी। सेरा पूछती है कि यही तुम्हारी माँ है? इन्हें तो सब एंजल लेडी कहते थे, ये सभी से बहुत प्यार करती थी। वो कहती है कि मैं तो अपनी सुपर पावर को कोई बीमारी समझती थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे समझाया था कि ये कोई बीमारी नहीं, एक स्पेशल पावर है। अब स्यूनवू फोटो में दूसरी लड़की को पॉइंट करके कहता है कि यही हो ना तुम बचपन में बहुत खूबसूरत थी। वो उससे जेलस करता है और इस तरीके से हंसी मजाक करता रहता है। अभी दोनों पास के टाउन में कुछ चीजें खरीदने जाते हैं, तभी एक बुजुर्ग आदमी इनकी फोटो क्लिक करता है और सेरा और स्यूनवू को गुस्सा भी आ जाता है। वो आदमी कहता है कि फोटोज लेना मेरी हॉबी है, लेकिन तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। स्यूनवू यहाँ पे बहुत सारे फोटोज देखता है। अब वो कहता है कि आपने तो हर तरह के इवेंट्स की फोटो क्लिक की है। फिर वो उनसे कुछ फोटोज खरीद के लेके आता है। उसको लगता है कुछ आदमी की फोटो क्लिक करना हॉबी है, तो उसने जरूर उसकी माँ और नेकलेस की फोटो कहीं ना कहीं तो क्लिक की ही होगी। दूसरी तरफ सेरा सो रही होती है और अपने सपने में किसी जंगल में होती है। तभी उसके सामने एक लड़का आता है जिसकी आंखें बिल्कुल नीली होती है। घबरा के वो चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ स्यूनवू आके उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। वो कहती है कि उसे बस एक सपना आ गया था डरावना। स्यूनवू सेरा को यहाँ सुला देता है। अब अगले दिन सुबह सेरा साइकिल लेके तैयार हो जाती है बाहर राइड करने के लिए, और स्यूनवू भी रेडी होके निकल जाता है। दोनों यहाँ पे काफी टाइम साथ में बिताते हैं और खूब बातें भी करते हैं। तभी स्यूनवू को मैसेज आता है कि कंपनी में इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग रखी गई है। स्यूनवू कहता है कि वही हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ वानसू मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने स्यूनवू को रास्ते से हटा दिया। वानसू ताइजुन को यूएस भेजता है जब तक यहाँ का मामला पूरी तरीके से सुलझ नहीं जाता। अब वो बोर्ड मीटिंग के लिए निकलते हैं। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज यहाँ होते हैं। वोटिंग शुरू होने वाली होती है और अब सभी वानसू को वोट देने वाले होते हैं। वो तो खुश हो रहा होता है कि बस अब वो सीईओ बनने वाला है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है स्यूनवू और सेरा की। स्यूनवू को जिंदा देखकर मीटिंग में सभी बैठे लोग चौंक जाते हैं। स्यूनवू अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है और कहता है कि आप सब इतना चौंक क्यों गए हैं। यही बताने तो मैं आया हूँ कि मैं अब भी इस कंपनी का चेयरमैन हूँ और मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। लगता है कुछ लोगों को बहुत जल्दी थी, इसलिए ये बोर्ड मीटिंग अरेंज कर दी। इससे पता चलता है कि कौन लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और कौन मेरे खिलाफ है। वो कहता है कि इस मीटिंग की तो अब कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं जिंदा हूँ, और वो अपने सेक्रेटरी और सेरा के साथ बाहर चला जाता है। बाकी के सारे मेंबर्स वानसू पे भड़क जाते हैं कि तुमने तो कहा था कि स्यूनवू मर चुका है, इसीलिए हमने तुम्हें वोट दिया। उसे पता चल गया कि हम लोग तुम्हारे साथ है, ना जाने अब वो हमारे खिलाफ क्या फैसला ले। You know what's the hardest part about trading? Not the charts, not the strategies. It's all about the emotions. P&L हमने तुम्हें वोट दिया। उसे पता चल गया कि हम लोग तुम्हारे साथ है, ना जाने अब वो हमारे खिलाफ क्या फैसला लेगा। बाहर स्यूनवू सेक्रेटरी से कहता है मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम नहीं होते तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे सेक्रेटरी उस सीक्रेट रूम में जाता है। यहाँ पे जिन्मो ने उसको बता दिया था कि स्यूनवू मरा नहीं है और उसने सेक्रेटरी से स्यूनवू की बात भी करवाई। तब उसने उससे कहा था कि उसे शक है कि ताइजुन ने उसका मर्डर कराने की कोशिश की है, इसलिए सच का पता लगाने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। फिर सेक्रेटरी ने वानसू के पास जाकर कहा
कहा कि सियोनवू तो मर चुका, तो क्यों ना अब चेयरमैन की पदवी वांसू को दे दी जाए। इस तरीके से उसने वांसू को अपने जाल में फंसाया था। अब वांसू सियोनवू के पास जाकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो, वरना मैं ये मीटिंग बुलाता ही नहीं। बिना चेयरमैन की कंपनी नहीं चल सकती, इसीलिए मैंने कंपनी की भलाई के लिए किया ये सब। सियोनवू कहता है कि मुझ पर किसी गैंग ने हमला किया था, मुझे मारने की कोशिश की थी, मुझे शक है कि ये सब आपके बेटे ने किया है। वांसू कहता है कि जो भी हो मैं उसे बहुत जल्द यूएस भेजने वाला हूँ, पर तुम्हें उस पर शक करने का मौका नहीं मिलेगा। वांसू जाकर ताइजुन को बहुत सुनाता है कि उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। ताइजुन कहता है कि सियोनवू हमसे इसलिए नाराज है क्योंकि उसकी माँ का नेकलेस को क्या उसे लगता है कि वो हमारे घर में था। आप उस नेकलेस के बारे में उसे बता दो, फिर वो हमारे रास्ते में कभी नहीं आएगा, नहीं तो उसको लगेगा कि आपने उस नेकलेस के लिए उसकी माँ का खून कर दिया। लेकिन वांसू उसको बहुत सुनाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो उस गैंग लीडर से कह दे कि वो पुलिस को सरेंडर कर दे और कुछ भी हो जाए ताइजुन का नाम न ले। अब जिन्मो और किम उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे उस गैंग लीडर ने सियोनवू को रखा था। गैंग लीडर यहाँ असिस्टेंट के हाथ लग जाता है और असिस्टेंट उसे धमकाता है पुलिस को सरेंडर करने के लिए। पैसों के लालच में आके वो पुलिस स्टेशन जाता है। जिन्मो और किम भी उसे फॉलो करते हैं। गैंग लीडर जाके खुद को सरेंडर कर देता है। अब सियोनवू को जब पता चलता है कि उसने सरेंडर कर लिया और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है, तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सब वांसू की चाल है। अब असिस्टेंट वांसू के पास आके कहता है कि पुलिस ताइजुन को अरेस्ट करने के लिए आई है और ताइजुन आके असिस्टेंट पे भड़क जाता है कि तुमने तो कहा था कि वो गैंग लीडर मेरा नाम नहीं लेगा, लेकिन असल में ताइजुन ने जो कंपनी में घोटाला किया था उसी सिलसिले में सियोनवू ने पुलिस को बुलाया होता है। वांसू भी ये बात जान गया था और वो ताइजुन से कहता है कि तुमने किया ही ये सब कुछ था कि पुलिस को तुम्हें एक न एक दिन गिरफ्तार तो करना ही था। ताइजुन कहता है कि ये असिस्टेंट सब कुछ जानता था, इसने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे तो लगता है कि ये मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है, ये तो मुझे फंसाना चाहता है। वांसू उसकी एक भी बात नहीं सुनता और ताइजुन उसे कहता है कि आप ही ने सियोनवू की माँ का नेकलेस चुराया और उन्हें मार भी डाला। इस पर वांसू उसे एक थप्पड़ मारता है। तभी पुलिस आके ताइजुन को ले जाती है। वांसू जानता है कि अगर इस वक्त वो उसे सपोर्ट करेगा तो वो खुद भी फंस जाएगा। असिस्टेंट वांसू को बताता है कि सियोनवू हर किसी से उस नेकलेस के बारे में पूछताछ कर रहा है। वांसू उससे उस पर नजर रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सियोनवू ऑर्फनेज की फोटो देख रहा होता है जिसमें उसकी माँ भी होती है और वो सोचता है कि उसकी माँ को पहले से पता था कि सेरा के पास कोई सुपर पावर है। वो फोटो में अपनी माँ से बात कर रहा होता है। फोटो में देखकर वो स्माइल करता है और कहता है कि बचपन में भी सेरा कितनी क्यूट थी। सेक्रेटरी सियोनवू के पास दौड़ा चला आता है। सियोनवू ने गांव में उस फोटोग्राफर से काफी सारे फोटो लिए थे। उनमें से एक फोटो में वांसू और उसके पास कोई खड़ा होता है। सियोनवू ने सेक्रेटरी से पूछा था कि उस आदमी का पता लगा वांसू के साथ कौन खड़ा है। सेक्रेटरी बताता है कि वो आदमी 20 साल पहले वांसू का ड्राइवर हुआ करता था और उसका एड्रेस भी पता लगा लिया। वो सेरा को लेके उस एड्रेस पे जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। ये लोग सोचते हैं कि शायद ये एड्रेस गलत है। अब ये लोग थोड़ा ऊंचाई पे जाते हैं। सेरा यहाँ पे अपनी सुपर पावर यूज करके जल्दी पता लगाना चाहती है, लेकिन सियोनवू उसकी आंखें बंद कर देता है और कहता है कि पावर को यूज मत करो वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सेरा कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी, लेकिन सियोनवू कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, अगर तुम बेहोश हो गई तो मेरा काम कौन करेगा। अब यहाँ पे दो लेडीज एक छोटी बच्ची को ढूंढ रही होती है। वो उन्हें उस बच्ची की फोटो दिखाते हैं। इसमें जो येलो कलर का बैलून था, सेरा और सियोनवू ने भी यही बैलून नीचे देखा था। बच्ची एक गड्ढे में होती है। सेरा उसे बाहर निकाल लेती है। उससे पूछने पर वो बच्ची बताती है कि सबने मिलके उसकी माँ को नीचे दफना दिया था। असल में इस बच्ची की माँ रिसेंटली एक्सपायर हो गई थी। वो कहती है कि वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी, इसीलिए जमीन के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। सेरा उसे बहुत प्यार से समझाती है और उसे गले लगाती है। अब सियोनवू और सेरा को बहुत ढूंढने के बाद उस ड्राइवर का डोर नंबर दिख जाता है। अब ये लोग इस ड्राइवर से वांसू की फोटो दिखाकर पूछते हैं, लेकिन वो घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तभी यहाँ पे वो बच्ची आती है जिसे सेरा ने गड्ढे से निकाला था। ड्राइवर तो चौंक जाता है कि तुम इसे जानती हो। असल में ये बच्ची इसे ड्राइवर की पोती है। ड्राइवर जब सुनता है कि इन दोनों ने इस बच्ची को बचाया था तो काफी इमोशनल हो जाता है। सियोनवू भी कहता है कि जिस तरीके से ये बच्ची अभी तरस रही है उसी तरह से 20 साल पहले अपनी माँ को खोकर मैं भी तरस रहा हूँ। आप जो कुछ भी जानते हैं प्लीज मुझे बता दीजिए। इतने में असिस्टेंट भी यहाँ पे पहुँच जाता है। ड्राइवर बहुत देर सोच कर बताता है कि उसे कोई घटना याद तो नहीं है, लेकिन वांसू के कहने पर मैंने ऑर्फनेज के एक लड़के को स्पॉन्सर किया था। वांसू उस लड़के को यूएस भेजना चाहता था। वो लड़का कौन था और उसे वो यूएस क्यों भेजना चाहता था मुझे नहीं पता। सियोनवू अब उसे ऑर्फनेज का ग्रुप फोटो दिखाता है। अब ड्राइवर अच्छे से देखने के बाद एक लड़के को पहचान जाता है। वो कहता है कि यही है वो लड़का, इसका नाम शायद नामजीव है और उसे देखकर लगता है कि ये वही लड़का है जो सेरा के सपने में आता है। असिस्टेंट वांसू को बताने पहुंच जाता है कि सियोनवू आपके पुराने ड्राइवर के घर पहुंच चुका है और उसे नामजीव के बारे में भी पता चल गया है। ये सुन के वांसू चौंक जाता है। वांसू को ये सब बता के असिस्टेंट जाने लगता है तो वांसू उसे वापस बुलाता है। शायद उसे असिस्टेंट पर शक है। वो कहता है कि मेरे बेटे ने जो गलतियाँ की हैं
हैं वो सब कुछ तुम पहले से जानते थे, लेकिन मुझे तुमने उस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तुम पहले से ये भी जानते थे कि सियुनवू के पास ताइजुन के खिलाफ सारे एविडेंस हैं, लेकिन वो कहता है कि वो कुछ नहीं जानता था और निकल जाता है। इससे वानसू को उस पर और शक होने लगता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को दिखाते हैं जो खुद ही उस ऑर्फनेज में पला बड़ा था। वो जान गया है कि वो जिस लेडी को एंजल लेडी कहते थे वो असल में सियुनवू की माँ थी। उसकी असिस्टेंट बताती है कि सियुनवू अपनी माँ का नेकलेस ढूंढ रहा है। इंस्पेक्टर को भी लगता है कि शायद उस नेकलेस का ताइजुन के साथ कोई न कोई कनेक्शन तो है। वानसू अपने बेटे ताइजुन से मिलने जाता है जो कि जेल में बंद है। वो कहता है कि मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है, वो जल्दी तुम्हें बेल दिलवा देगा, फिर तुम यूएस चले जाना। ताइजुन कहता है कि वो असिस्टेंट वफादार लगता है लेकिन वो धोखेबाज है। मुझे यकीन है कि वो आपकी पीठ पीछे जरूर कुछ न कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ सियुनवू ने जो भी एविडेंस कलेक्ट किए थे उन्हें देखकर वो नामलियो की फोटो को देखता है। अब जिन्मो कहता है कि ये तो 20 साल पहले की बात है, हमें ये नहीं पता है कि इस टाइम ये कहाँ पर होगा। ये इसके बचपन की फोटो है। प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर से अगर ये पता लगाया जाए कि अब कैसा दिखता है तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अगले सीन में सियुनवू और सैरा ऑर्फनेज जाकर नामजियो के बारे में पूछताछ करते हैं। यहाँ पे इंचार्ज नहीं होती है तो वो उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती, लेकिन वो नामजियो को एक डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि शायद इंस्पेक्टर को इसके बारे में कुछ पता होगा। इसके बाद सियुनवू बच्चों के साथ खेलने लगता है और फिर ऑर्फनेज की इंचार्ज सैरा से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी अच्छे नेचर का है। सैरा कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिर्फ उसकी कंपनी में काम करती हूँ। दूसरी तरफ नामसू को असिस्टेंट पर शक भी हो गया था, इसलिए वो उसके घर पे पहुँच जाता है। कुछ कंपनी के टॉप सीक्रेट फाइल्स यहाँ पे रखे होते हैं। वो पूरे कमरे में देखता है तो उसे एक फोटो मिलती है और उसे देखकर वो शॉक हो जाता है। इस फोटो में खुद वानसू होता है जिसमें उसने ऑफिस के कलीग से प्यार का नाटक किया था और उससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसी का बेटा है ये असिस्टेंट। तब असिस्टेंट घर आता है तो वो अपने बेड को देख के समझ जाता है कि कोई तो यहाँ पर बैठा था। असिस्टेंट को वानसू के ड्राइवर से पता चल जाता है कि वही उसके घर पर आया था। वो पर्दे हटाकर काफी सारी फोटोज देखता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो वानसू का ही बेटा है। दूसरी तरफ जिन्मो नामजो की फोटो को प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर के जरिए देख रहा होता है कि वो अब कैसा दिखता है और जिन्मो यहाँ पे सियुनवू से ये भी कहता है कि अगर तुम सच में सैरा से प्यार करते हो तो उसे प्रपोज कर दो। सियुनवू उसे डांट देता है कि चुपचाप काम करो। इसके बाद वानसू असिस्टेंट से कहता है कि ताइजुन को बेल मिलने वाली है और उसके सारे फाइल डिस्ट्रॉय कर दो ताकि मैं उसे जल्द से जल्द यूएस भेज दूं, खास करके वो फाइल्स जो तुम्हारे घर में है। वानसू उससे कहता है कि तुम अपना सारा सामान लेके मेरे घर आ जाओ, हम एक साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुन के असिस्टेंट को काफी अजीब लगता है। अब सैरा और सियुनवू एक स्कूल में जाते हैं जहाँ पे 20 साल पहले नामजियो पढ़ा करता था। तो प्रिंसिपल फोटो देखकर बता देते हैं कि ये काफी स्मार्ट बच्चा था, लेकिन अचानक एक दिन वो स्कूल छोड़ के चला गया। 10 साल के बाद मैंने उसे फिर देखा लेकिन उसका लुक ही बदल चुका था और उसने अपना नाम भी बदल लिया था। वो उसका नया नाम सोच रहा होता है और दूसरी तरफ जिन्मो ने उसका प्रेजेंट चेहरा देख लिया था। वो सियुनवू को बता देता है और यहाँ सियुनवू भी जान गया था कि वो कौन है। नामजियो कोई और नहीं असिस्टेंट ही है। फिर हम नामजियो को देखते हैं जो कि ताइजुन की जगह पर उसकी कुर्सी पर बैठा है जहाँ पर वो पहले से आना चाहता था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को नामजियो के बारे में कुछ याद आता है। सियुनवू की माँ उससे बात कर रही थी तो उसने नामजियो से कहा था कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पिता जरूर आएंगे। सियुनवू ऑफिस में आके असिस्टेंट को उसके ओरिजिनल नाम से पुकारता है। वो कहता है कि मेरी माँ के खून के बाद ही तुम पढ़ाई करने यूएस गए थे और वानसू ने तुम्हें स्पॉन्सर किया था, तुम उसी के लिए काम कर रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि मुझे भी अपने पास्ट के लिए बहुत दुख है। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ गुजर गई और मुझे ऑर्फनेज में डाल दिया गया। मुझे दिलासा देने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ थी, लेकिन फिर उनकी मौत हो गई और जब वानसू को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करके यूएस भेज दिया और मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा भी उठाया। वो निराश होकर अपनी टीम के पास वापस आता है और कहता है कि मुझे नामजियो की बातों से तो कुछ खराब नहीं लगा, लेकिन शायद वो कोई बात छुपा रहा है। दूसरी तरफ नामजियो जाके वानसू को सब सच बता देता है कि वानसू ने उससे क्या क्या पूछा, लेकिन सियुनवू को ये नहीं पता था कि वो असल में वानसू का बेटा है। इसके बाद सेक्रेटरी सियुनवू को एक इनविटेशन देता है। सैरा भी वहाँ पे इनवाइट होती है और हम उस फंक्शन को देखते हैं जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं और ऑर्फनेज को डोनेशन देते हैं। वानसू सैरा से कहता है कि तुम ऑर्फनेज में पड़ी बली हो और अब सियुनवू के आगे पीछे घूम रही हो। सैरा को उसकी बातों में कुछ तो अजीब लगता है। वानसू उससे अजीब सवाल करता रहता है। तभी सियुनवू का सेक्रेटरी
देख लेता है उसे बताता है। तभी वानसू अनाउंसमेंट करने चला जाता है, सेरा को स्टेज पे बुलाता है और उसकी इंसर्ट करने लगता है कि ये ऑर्फनेज में बड़ी हुई है और इसने मेरी ही कंपनी को ज्वाइन किया और इसने मेरे बेटे के खिलाफ काम किया है। वो खुद आप सबको अपने बारे में बताएगी और वो उसको माइक पकड़ाता है। तभी यहाँ पे स्यूनवू आ जाता है और कहता है कि शायद मिस्टर वानसू ये जानना चाहते हैं कि मैंने सेरा को काम पे क्यों रखा है। अब वो उसके रिज्यूमे के बारे में बताने लगता है कि वो कितनी एक्सपीरियंस्ड है और कहता है कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो खुद बताएगी। अब सेरा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है कि वो क्या क्या काम कर चुकी है। स्यूनवू कहता है कि अब आप ही बताइए, जो लड़की इतनी एक्सपीरियंस हो मैं उसे काम ना दूं तो और क्या करूं। इस तरीके से वो सेरा की तारीफ करता है और सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन बाद में भी वानसू सेरा को नीचा दिखाने से बाज नहीं आता। तभी स्यूनवू वानसू से कहता है कि ठीक है, सेरा के पेरेंट्स नहीं है इसलिए वो तमीज नहीं जानती, लेकिन ताइजुन के पिता तो आप है ना, तो वो जेल में क्यों है? क्या आपने उसको तमीज नहीं सिखाई? इस तरीके से वो वानसू को इंसल्ट करके और सेरा का हाथ पकड़ के चला जाता है और वानसू काफी शराब पीता है और वो असिस्टेंट पे काफी चिल्लाने लगता है। उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैंने आपके लिए कितना कुछ किया, लेकिन आप सिर्फ ताइजुन को अपना बेटा मानते हैं और सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि वानसू ने स्यूनवू की माँ को धक्का दिया था और वो नीचे गिर के मर गई थी और इस बात का गवाह नामजियो था। तो वानसू ने उससे कहा था कि जो लोग मेरे काम नहीं आ सकते उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। अगर तुम मेरे काम आओगे तो मैं तुम्हें स्पॉन्सर करके यूएस भेजूंगा, तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊंगा। वो कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन वानसू चिल्ला देता है कि वो उसका पिता नहीं है। असिस्टेंट अपने घर जाके तोड़फोड़ मचाने लगता है। वो काफी गुस्से में होता है। अगले दिन वो स्यूनवू से मिलने जाता है और उससे सच बता देता है कि उस दिन उसकी माँ का खून वानसू ने किया था। वो उसके सामने बैठ जाता है। स्यूनवू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। असिस्टेंट कहता है मुझे माफ कर दो, मैं सबको बताने वाला था, लेकिन वानसू ने मेरी लाइफ सुधारने का वादा किया था, मेरी मदद की थी उन्होंने, इसलिए आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अब वो बदल गए हैं और उन्हें रोकने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बाहर खड़ी सेरा भी ये सब सुन लेती है। स्यूनवू बहुत गुस्से में होता है और वो नामजियो से कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं, तुम निकल जाओ यहाँ से। अब वो गुस्से में वानसू के ऑफिस Knock knock. You are eligible for Paytm Postpaid. Activate now and get benefits like credit limit of 60,000 rupees, no paperwork and no bank visits. Start using Paytm Postpaid today. पेटीएम करो। गुस्से में वानसू के ऑफिस की ओर जाने लगता है, लेकिन सेरा उसे पीछे से रोक लेती है। सेरा उसे समझाती है कि जल्दबाजी में उसे कुछ नहीं करना चाहिए, उसे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, लेकिन वो नहीं रुकता और अपनी गाड़ी लेके वानसू के घर पहुंचता है। और जब पहुंचता है तो वो देखता है कि वो काफी सारी नींद की गोलियां लेकर बेहोश पड़ा है। उसके पास एक नोटिस होता है जिसमें उसने टाइपिंग करके रखा होता है कि उससे अपना गिल्ट अब और बर्दाश्त नहीं होता। पर स्यूनवू कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा और वो उसे हॉस्पिटल पहुँचा देता है। कुछ देर बाद सेरा आती है और वो उसका दुख समझती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे हर स्ट्रगल में तुम्हारा साथ दूंगी और वो यहाँ पे स्यूनवू को प्रपोज भी करती है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर्स ने वानसू की जान बचा ली थी। स्यूनवू को शक होता है कि जब वो वानसू के घर गया था तो नींद की गोलियों के साथ कुछ और हेल्थ टैबलेट्स भी पड़ी थी। वो सोचता है कि अगर वानसू अपने किए पर पछता रहा था और उसने नींद की गोलियां खाई थी तो उसने वो टैबलेट्स निकाल कर क्यों रखे थे? कहीं किसी ने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर तो नहीं किया? इसीलिए वो इंस्पेक्टर से मिलता है, उसे सारी बातें बताकर वो उसे टैबलेट्स भी देता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी माँ का खून वानसू ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया है। अब ये केस 20 साल पुराना था, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। स्यूनवू का सीधा शक अब नामजियो पर जाता है। उसी ने स्यूनवू को भड़काया था ये कह के कि वानसू ने ही उसकी माँ को मारा है। स्यूनवू को लगता है कि नामजियो भी वानसू का ही बेटा है, उसे अपने बेटे का हक नहीं मिला, इसीलिए उसने उसे वानसू के खिलाफ भड़काया। अपना शक दूर करने के लिए वो अपने सेक्रेटरी को एक काम देता है। वो कहता है कि कुछ ऐसा करो जिससे नामजियो को यकीन हो जाए कि मुझे उस पर शक है, क्योंकि सेक्रेटरी को जासूसी करते देखकर वो अपने बचाव में जरूर कुछ करेगा। इसीलिए सेक्रेटरी नामजियो के ऑफिस में जाकर उसके बाल कलेक्ट करने लगता है और ऐसा सब कुछ सेटिंग करता है कि नामजियो को शक हो जाए कि कोई उसके कमरे में आया था। नामजियो यहाँ पे पहुँच जाता है और स्यूनवू का सेक्रेटरी जानबूझ के उसके सामने से निकलता है। स्यूनवू जैसा चाहता था बिल्कुल वैसा ही होता है। अब स्यूनवू, सेरा, जिन्मो और किम आउटिंग के लिए जाते हैं। अब हम एक प्रोफेशनल किलर को देखते हैं जिसे नामजियो ने सुपारी देकर
सियुनवू को मारने के लिए कहा था। तभी सियुनवू को इंस्पेक्टर का कॉल आता है और वो थोड़ी दूरी पे चला जाता है। जिन्मो भी उसके पीछे रहता है। इतने में कातिल सियुनवू पर हमला करता है और ये दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन तभी सेरा जूम करके देख लेती है कि सियुनवू पर कोई हमला कर रहा है। तभी हम यहाँ पे नामजू को भी देखते हैं जो उन पर नजर रखे हुए होता है। अब सेरा नामजू की आंखों को जूम करके देखती है तो उसकी एक आंख ब्लू कलर की होती है। सेरा को रियलाइज हो जाता है कि उसके सपनों में जो लड़का आता है वो यही है। अब सेरा अपने उस सपने का मतलब समझने लगती है क्योंकि सियुनवू की माँ का खून वानसू ने नहीं किया था बल्कि नामजू ने किया था। सच जानकर सेरा शॉक में बेहोश हो जाती है और यहाँ पे ये कातिल जिन्मो और सियुनवू दोनों को मारने वाला होता है। लेकिन तभी पुलिस कार की आवाज आती है और वो भाग जाता है। फिर सेरा को होश आता है और वो उसे सब बता देती है कि उसकी माँ का खून असल में नामजू ने किया है और पता चलता है कि सेरा ने नामजू को सियुनवू की माँ का खून करते हुए देखा था। तब उसने अपने सुपर पावर को बहुत ज्यादा यूज किया था। कातिल का चेहरा देखने की कोशिश करते हुए वो बीमार पड़ गई थी जिसकी वजह से वो उस घटना की याददाश्त खो चुकी थी। लेकिन फिर भी उससे अक्सर सपने आते रहते थे लेकिन वो समझ नहीं पाती थी। अब ये लोग सेरा को सीक्रेट बेसमेंट में आराम करने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। वो नामजू के घर पहुँचते हैं लेकिन वो घर पे नहीं होता और न ही कोई एविडेंस होता है। लगता है उसने सब कुछ मिटा दिया। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पे पता चलता है कि नामजू सियुनवू के ऑफिस गया है। बहुत देर के बाद भी वो बाहर नहीं निकला तो वो जरूर बेसमेंट में गया होगा जहाँ पे सेरा आराम कर रही है और नामजू बेसमेंट में ही पहुँच जाता है। यहाँ का सेटअप देख के तो वो चौंक ही जाता है। वो सीधे सेरा के पास पहुँचता है। वो सेरा का गला दबाने लगता है। सेरा उससे कहती है कि तुम बच नहीं पाओगे, सब जान चुके हैं कि तुम कौन हो। नामजू खुद को बचाने के लिए सेरा को किडनैप करके ले जाता है। वो सियुनवू को कॉल करके कहता है कि सेरा को बचाना चाहते हो तो मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ। सियुनवू भी उसकी बताई हुई जगह के लिए निकल जाता है। नामजू सेरा को एक कमरे में बांध के रखता है और उसके गले में बॉम्ब भी फिक्स कर देता है। नामजू को देखते ही सियुनवू उसे लगातार पीटने लगता है लेकिन तभी वो एक रिमोट दिखाता है और अपने मोबाइल पे लाइव वीडियो दिखाता है। अब नामजू यहाँ पे सियुनवू को काफी पीटने लगता है। फिर वो बताता है उसे कि उसने उसकी माँ का खून क्यों किया था। वो कहता है कि वानसू जो कि सियुनवू की पिता की कंपनी में बहुत से घोटाले कर चुका था उसके बारे में सियुनवू की माँ को पता चल गया था। वो उसके पिता को ये सब बताने जा रही थी लेकिन वानसू ने उसे रोका जिस वजह से वो नीचे गिरी और जिससे चोट लगने की वजह से बहुत खून बह गया। तब वहाँ पे नामजू आया और वानसू ने उससे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना बेटा मानूं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। तुम इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दो फिर मैं तुम्हें स्पॉन्सर करके यूएस भेज दूंगा। ये कहकर वो चला गया था। फिर नामजू ने देखा कि सियुनवू की माँ मरी नहीं थी। वो चाहता तो उन्हें बचा भी सकता था लेकिन अगर वो ऐसा करता तो वानसू उसे यूएस नहीं भेजता और उसने खुद ही उसकी माँ को बेरहमी से मार डाला। अंदर सेरा को दिखाते हैं जो किसी तरह से अपने हाथ पैर खोल लेती है। अपने सुपर पावर को यूज करके थोड़ा थोड़ा देख पाती है। वो चलने की कोशिश करती है तो गिर जाती है जिसकी वजह से उसके बॉम्ब का कैप निकल के गिर जाता है और अब बॉम्ब फट सकता है कभी भी। लेकिन सेरा आईने में अपने सुपर पावर को यूज करके बॉम्ब के वायर्स को जूम करके देखती है और उसमें से सही वायर काट के बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है। सियुनवू काफी गुस्से में होता है। वो नामजू को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे धमका रहा होता है। अब वो सियुनवू की जान लेने ही वाला होता है लेकिन पीछे से सेरा उसके सर पे कुछ मारती है। अब यहाँ पे पुलिस आ जाती है लेकिन इनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि नामजू ने ही सियुनवू की माँ को खून किया है। लेकिन सेरा कहती है बेसमेंट में जब नामजू वहाँ पे आया था तो उसने चुपके से एक माइक ऑन कर दिया था। उसने वहाँ पे अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी थी और सेरा की वजह से यहाँ पे वो सबूत भी मिल जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके जाती है। अगले दिन हर न्यूज चैनल पर 20 साल पुराने इस केस के बारे में न्यूज चल रही होती है। अब सियुनवू खुद ताइजुन को बेल दिलवा देता है क्योंकि नामजू और वानसू के क्राइम के मुकाबले में उसका क्राइम कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी हुआ वो ताइजुन को सब बता देता है। ताइजुन चौंक जाता है ये सुन के कि नामजू उसका भाई है। अब वो उसको औरा के बारे में भी सब बताता है कि वानसू ने ही उस नर्स को पैसे दिए थे कि वो उसका अबॉर्शन करा दे लेकिन नर्स का दिल नहीं माना। वो ऐसा काम नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जब औरा का बच्चा पैदा हुआ तो नर्स ने किसी और के मरे हुए बच्चे को उसके पास रख दिया और फिर तुम्हारे बच्चे को ऑर्फनेज में छोड़ दिया। लेकिन फिलहाल औरा ने अपने बच्चे को ढूंढ लिया है और वो सेफ है। वो उसे उस बच्चे की फोटो भी दिखाता है जिसको देख के ताइजुन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि उसके पिता इतना कैसे गिर सकते हैं। अब ताइजुन अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे वानसू कुछ भी बोल नहीं सकता था। वो उससे कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता लेकिन अब मैं अपने बेटे को ढूंढने जा रहा हूँ और आपका मेरा और कोई रिश्ता नहीं है। असल में ताइजुन दिल का बुरा नहीं था लेकिन अपने पिता की वजह से ही वो बुरे काम करता रहता था। दूसरी तरफ नामजू को भी पता चल जाता है कि उसके खिलाफ सबूत मिल गया है तो अब कोई उसको बचा ही नहीं सकता। जिन्मो को दिखाते हैं जिसके पास बहुत सारे केसेस आने लगते हैं क्योंकि उसने 20 साल पुराने केस को जो सॉल्व कर दिया था। अब सियुनवू सेरा को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है और उसके लिए उसका फेवरेट फूड ऑर्डर करता है
और उसे अपनी माँ की एक चेन पहनाता है और उससे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सेरा हाँ कर देती है और अगले ही दिन स्यूनवू उसे अपनी माँ की कब्र पे लेके जाता है। यहाँ पे दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनमो ने किम को इम्प्रेस करने के लिए एक गाड़ी ली थी, लेकिन उसको एक लेटर मिलता है और उसकी गाड़ी गायब होती है, जिसमें स्यूनवू ने लिखा था कि वो सेरा को ड्राइव पर लेके जा रहा है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे और किम के लिए पेरिस की टिकट बुक किए हुए हैं, जाओ और एंजॉय करो। और अब सेरा और स्यूनवू की हैप्पी एंडिंग के साथ इस सीरीज की भी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।